हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे वो कोई लाइव क्लास हो, कोई लाइव अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाती हैं। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करते। बस एक बात का आप खास ख्याल रखेंगे कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट करें, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं ना, वो दरअसल इस चैप्टर का जो आखिरी अगला हिस्सा होता है ना, दैट इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आपको सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, कैसिग्रेनियन टाइप टेलीस्कोप, सब चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। इसको अगर आपको लगता है कि सर एक बार में कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो भाई इसको सेव टू लेटर में कर लेना, मतलब वॉच लेटर में कर लेना, लेकिन देख ही लेना, गलती से भी इसको मिस मत कर देना। ठीक है, तो चलें बिना समय लगाए लेकर के आते हैं आपको इसके बेसिक आइडिया के ऊपर। ठीक है, तो इसका बेसिक आइडिया क्या है? तो वी हैव टू डील विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स गिवन एज फॉलोज। ठीक है, हमें जिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की स्टडी करनी है ना, वो बेसिकली ये 4 तरह के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या नाम देकर रखे हैं सर इसके बारे में? तो अपने पास अब जो मतलब अपना जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए ना, वो इन 4 तरह की चीजों के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, पहला क्या होगा सर? सिंपल माइक्रोस्कोप, या फिर आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, दूसरा क्या होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, एक हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा हो गया सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसके बाद क्या होता है सर? उसके बाद में आता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, क्या आएगा सर? टेलीस्कोप। तो पहले वाले दो जो है ना वो माइक्रोस्कोप है। ठीक है, इसके बाद वाले जो दो है ना वो अपने पास में फिर टेलीस्कोप है। ठीक है, तो अपने पास सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास, एक ही बात है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप करना पड़ेगा उसके बाद हम करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, हेवनली बॉडीज की स्टडी करने के लिए, हेवनली बॉडीज को देखने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ना, इसमें बेसिकली लेंसेज यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, अगर लेंसेज यूज हो रहे हैं मतलब रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हो गया। क्या हो गया? अगर लेंसेज यूज हो गए तो लेंसेज में क्या होता है? रिफ्रैक्शन, तो ये क्या हो जाएगा सर? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, और दूसरा क्या होता है सर? उसके बाद ना एक आता है जिसमें आप मिरर को यूज करते हैं, हेंस नाम क्या पड़ जाएगा इसका? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, जिसको हम प्यार से, बहुत ही प्यार से कैसिग्रेन टेलीस्कोप भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है इसमें आप लेंसेज को यूज करेंगे। ठीक है, और सिंस अगर आप लेंसेज को यूज कर रहे हैं तो फिर ये अपने पास में क्या बन जाएगा? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, मैं इसमें लिख देता हूं कि लेंसेज आर यूज्ड। इसमें क्या होता है? लेंसेज आर यूज्ड, देयरफॉर इट इज refracting telescope. Lenses are used, therefore it is refracting telescope. lenses को यूज करते हैं इसीलिए ये अपने पास में क्या है सर? refracting telescope होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि आप reflecting type telescope में मिरर्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो मिरर को यूज करेंगे, that's why ये अपने पास क्या हो जाता है? reflecting type telescope। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं कि सर मिरर इज यूज्ड। इस बात का आप खास ख्याल रखें कि यहाँ पर किसको यूज करते हैं सर? मिरर को यूज करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इस पर अपने को स्टडी जो है ना वो आगे बढ़ानी है। बोलो हाँ कि ना? ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सीधे अपन बात करते हैं अबाउट अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप कभी कभी ये नाम सुन के ना हल्का सा सोफिस्टिकेटेड लगता है कि अरे भाई ये माइक्रोस्कोप है तो कुछ लंबा सा काम होगा इसके अंदर, सिंपल माइक्रोस्कोप। लेकिन इसका जो दूसरा नाम है ना वो आपको ईज आउट कर देगा। ठीक है, दूसरा नाम क्या है इसका? मैग्नीफाइंग ग्लास।
और यहाँ पर जो इमेज यहाँ पे लगाई गई है ये चीज़ों को और भी क्लियर कर देगी कि हाँ ठीक है सर, ये तो देख के रखा है हम लोगों ने, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ठीक है। इसको यूजुअली हम लोग इनके पास देते हैं, डिटेक्टिव्स के पास होता है, ठीक है। डिटेक्टिव जैसे मान लो कहीं पर अगर कुछ ना ऐसा कुछ हादसा हो गया तो वहाँ पे कहीं खून के छींटे पड़े हुए हैं तो वो बाकायदा देखते हैं कि यहाँ पे तो खून का छींटा पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वो उसको मैग्नीफाई देखते हैं। तो अच्छा यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स हैं, तो बेसिकली मैग्नीफाई करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करना पड़ता है। मैग्नीफाइंग ग्लास कुछ नहीं है, ये बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास बेसिकली क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और एक बात का ना खास ध्यान रखना, जब आप माइक्रोस्कोप पढ़ोगे ना, सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ोगे ना, एक बात का आप खास ध्यान रखना। वो बात क्या है सर, वो बात ये है कि जब भी जैसे मान ले कि अब यहीं पे ये कुछ लिखा हुआ था, ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है इसको देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास को काफी पास लेके गए ना। ये थोड़ी कि वहां इतना दूर कुछ अगर लिखा हुआ है अपन ने ऐसे कर लिया, अरे नहीं भाई, आपको उसको अगर डिटेल में स्टडी करना है ना तो आप बहुत पास लेके जाते हो उसको, ठीक है। जब आप किसी भी मैग्नीफाइंग ग्लास को ऑब्जेक्ट के बहुत पास लेके जाते हो ना तो हाई प्रोबेबिलिटी, हाई चांसेस क्या हो जाते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो फोकल लेंथ के अंदर आ जाता है। क्या बोला मैंने, हाई प्रोबेबिलिटी, हाई चांसेस क्या हो जाते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो दरअसल इसके फोकल लेंथ के अंदर आ जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो उसके फोकल लेंथ के अंदर आ जाता है। क्या आपको ये वाली बात पूरी समझ में आ गई है? सर ये वाली बात बाकायदा समझ में आ चुकी है, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस बात का खास ख्याल रखना कि जब भी आप रे डायग्राम्स बनाओगे ना विद रिस्पेक्ट टू अ सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास, तो प्लीज कीप इनटू कंसिडरेशन कि जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस के अंदर रखा हो, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पर भी प्लेस कर देना ऑब्जेक्ट को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चले, तो यहाँ पे क्या क्या बातें लिख करके रखी हुई हैं जिस पे अपने को डिस्कस करना पड़ेगा। तो अ सिंपल माइक्रोस्कोप is used for observing magnified images, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप को अपन यूज करते हैं फॉर ऑब्जर्विंग मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आप ना छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की मैग्नीफाइड इमेज निकालने का ट्राई करते हैं, ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज देखने का ट्राई करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें कंपोज होती हैं, किनको मिला करके बना है, तो कुछ नहीं है, सिंपल सा कॉन्वेक्स लेंस ही है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, इतना कुछ इसके अंदर तामझाम नहीं है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब बेसिकली क्या होता है सर, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो है ना वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस दैट इज कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इसका मतलब बेसिकली क्या होता है सर, कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे, इसका स्मॉल फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ बहुत छोटा होता है तो उसका पावर जो है वो बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज आप लोग समझते हैं कि पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 1/f हो जाएगा। अब इसका फोकल लेंथ अगर छोटा है मतलब फॉर श्योर इसकी जो पावर है ना वो काफी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, अब इसमें होता क्या है कि आप वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट द LDDV। इसका मतलब होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। तो एक बार जरा आप इस चीज को नोट डाउन करें, उसके बाद में आपको इसमें हर एक लाइन का जो प्रॉपर मतलब है ना वो समझाते हुए चलूंगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें। चलें फिर आगे बढ़े, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? यस सर, ठीक है, ये वाला पूरा फंडा समझ में आ गया। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ना दैट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ पे अपन कॉन्वेक्स लेंस को ही तो यूज कर रहे हैं सर, यहाँ पर अपन कॉन्वेक्स लेंस को ही तो यूज कर रहे हैं, कन्वर्जिंग है, ठीक है। ये अपने पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। जब भी लाइट रेज आती हैं तो ये कन्वर्ज कर देता है एट अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज द फोकस। ऑप्टिकल सेंटर से हर डिस्टेंस को अपन मेजर करते हैं, ठीक है। याद रखना ऑल द डिस्टेंसेस आर बेसिकली मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अपने को ये वाली बात पूरी समझ में आ गई। अब क्या लिखा हुआ है, अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना कि एक सेकेंड जी सर, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। तो जब भी आप मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करेंगे ना तो ऑब्जेक्ट जो है पहली बात तो वो फोकस के अंदर आ जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस समवेयर बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड समवेयर बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, इसका जो फोकल लेंथ होता है वो बहुत छोटा होता है। ऐसा लेंस यूज करो इसका फोकल लेंथ बहुत छोटा हो तो पावर काफी ज्यादा अच्छी होती है। कैसे पता सर, देखो पावर इज बेसिकली डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ छोटा है मतलब पावर जो है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ऐसे सिनेरियो में एक वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, ठीक है। ऐसे सिनेरियो में एक वर्चुअल इरेक्ट इमेज जो है ना वो फॉर्म हो जाती है ऑब्जेक्ट की। और ये कहाँ पर फॉर्म होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हम प्यार से कभी कभी LDDV कहते हैं।
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को हम प्यार से क्या कहते हैं सर, LDDV, ठीक है। अब जैसे मान लें फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन हेल्दी आई जो होता है ना, तो उसके लिए जो नॉर्मल लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो होता है सर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी तक कुछ चीज आपने रखी है ना, तो वो आपको अभी जो दिखाई दे रही है आपकी आंखों के लिए सबसे क्लियर इमेज है, ठीक है। इससे ज्यादा अच्छी क्लियर इमेज एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन आई को दिखाई नहीं दे सकती, ठीक है। अब अगर मैं इसको पास लेके आऊंगा ना, तो भाई अगर कुछ लिखा हुआ है ना तो वो हल्का सा ब्लर हो जाता है, ठीक है। मतलब 25 सेंटीमीटर तक लाते लाते इमेज बड़ी क्लियर हो गई थी, 25 सेंटीमीटर पे तो एकदम ब्राइटेस्ट क्लियरेस्ट इमेज दिख रही है, ठीक है। लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर से कम अगर आपने दूरी कर दी तो ब्लर हो जाता है इमेज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे छोटा जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है जब इमेज एकदम क्लियर होती है, इसे कहा जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, LDDV। फॉर अ नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन आई इट इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहां पर सिंपल माइक्रोस्कोप ने जो इमेज बना दी है आपको, तो वो क्लियर दिखनी चाहिए। तो वो क्लियर कब दिखेगी, जब वो होगी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो सेटअप कुछ ऐसा जमाया जाता है कि जो इमेज बने ना वो बन जाए एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई हेल्ड क्लोज टू द लेंस, ठीक है। आंखों को लेंस के पास रखना, मतलब ऐसा नहीं है कि लेंस से तुम और पीछे खड़े हो गए कि अरे भाई क्लियर इमेज क्यों नहीं आ रही। अरे भाई क्लियर इमेज तब आएगी जब ऐसे तुम पास में देखोगे, ठीक है। पास में रखो तो वो बनाएगा, जो इमेज बनेगी वो बनेगी LDDV पे, ठीक है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर फॉर द नॉर्मल ह्यूमन हेल्दी आई, ठीक है। चलिए, This is the reason because of which the simple microscope is also called a magnifying glass, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली कर क्या रहा है, कॉन्वेक्स लेंस ये वाला जो यहाँ पे है वो बेसिकली कर क्या रहा है कि वो इमेज को ना मैग्नीफाई करके दिखा रहा है, एनलार्ज करके दिखा रहा है, बड़ी करके दिखा रहा है। इसलिए दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच द सिंपल माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, वो इतना प्यारा काम सिर्फ तभी कर रहा है, इमेज को पहली बात तो वर्चुअल बना रहा है, इरेक्ट बना रहा है, एनलार्ज बना रहा है, LDDV बना रहा है। कब बनाएगा ये? जब ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पर प्लेस्ड होता है तब, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई क्या? यस सर, ये वाली बात बकायदा समझ में आ गई है। तो मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप लोग प्रॉपर्ली इस शानदार सी खूबसूरत सी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सके, ठीक है। और भाई स्क्रीनशॉट लेने के भरोसे ही हमेशा मत बैठा रहा करो, ठीक है। मैं ये भी कहता हूं कि भाई कॉपी किताब लेके बैठा करो, नोट करते हुए चलो। स्क्रीनशॉट लेना तो फिर क्या है कि ऐसा है कि बाद में तुम उसको कभी देखोगे। कौन स्क्रीनशॉट आज शाम की शाम देख रहा है? अगर देख रहे हो, नोट कर रहे हो तो बहुत बढ़िया। नहीं तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, आप जो स्क्रीनशॉट लेते हैं ना वो फिर आपके फोल्डर में जमा हो जाता है। उसके बाद जब तुम्हारा एग्जाम आता है तब तुम ढूंढने लगते हो कि स्क्रीनशॉट में सर ने जो पढ़ाया था वो कहाँ पे। अब स्क्रीनशॉट तुम सिर्फ इसका तो लेते नहीं हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट 10 तरह की चीजें और भी हैं जिसका तुम स्क्रीनशॉट लेते हो। तो होता क्या है, जब तुम पढ़ने के लिए बैठोगे ना तो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा फालतू का बहुत ज्यादा, बिकॉज और भी तो स्क्रीनशॉट्स हैं, देखोगे एक दफा तो, ठीक है। तो उसमें क्या टाइम वेस्ट तो होता ही होता है। तो इसलिए स्क्रीनशॉट से बेटर तो ये रहता है कि आप इसको नोट डाउन करते हुए चलें, अभी के अभी, अभी के अभी, ठीक है। आई बात समझ? यस सर, बिल्कुल आ गई। तो ये अपने पास बेसिक फंडामेंटल था जो कि हम लोगों ने पूरा क्लियर कर लिया है। आगे बढ़े। A magnifying glass allows us to view small or distant objects because it produces a larger image on the retina of our eyes than would be possible otherwise, ठीक है। नॉर्मली भी हम एकदम चिपक करके देखें तो भी हमको दिखी जाएगी चीज, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ही क्लियर इमेज चाहिए, ठीक है, बहुत ही अच्छी इमेज अगर चाहिए तो उसमें आपकी हेल्प कौन करता है? ये सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास एक ही बात है। और मैग्नीफाइंग ग्लास में कुछ नहीं होता है सर, ये जो अपने पास लेंस है ना, दिस इज बेसिकली अ कॉन्वेक्स लेंस, दैट इज इट, ठीक है। और कुछ नहीं करना है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास अलाउज अस टू व्यू स्मॉल या दूर के ऑब्जेक्ट्स को बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ लार्जर इमेज, एक लार्ज इमेज प्रोड्यूस होती है हमारे आंखों के रेटिना के ऊपर, ठीक है। और ये लार्ज इमेज इतनी अच्छी इमेज होती है कि वो पूरा क्लियर आपको दिखाई देता है, ठीक है, देन वुड बी पॉसिबल अदरवाइज। बिना सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज किए भी आपको इमेज क्लियर तो दिखी जाती है अगर आप एकदम पास से देखोगे तो, लेकिन फिर भी सबसे क्लियरेस्ट इमेज जो है ना वो आपको ये सिंपल माइक्रोस्कोप प्रोड्यूस करके देता है, ठीक है। आगे पूरी बात समझ? यस सर, आ गई, ठीक है। दस बेसिकली एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बेसिकली काम क्या होता है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। तो यहां पे ये लिख करके रखा हुआ है, ये जनरल स्टेटमेंट है। दस बेसिकली एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करता क्या? इट मैग्नीफाइज द एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट? तो सर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो मैग्नीफाई कर देता है एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो एंगुलर साइज होगा ना उसको मैग्नीफाई कर देता है। उसके बाद क्या लिखा है? लार्जर द एंगुलर साइज, लार्जर इज द इमेज ऑन द रेटिना, ठीक है। जितना ज्यादा एंगुलर साइज बड़ा होगा उतना ज्यादा
बड़ी इमेज प्रोड्यूस होगी ऑन द रेटिना, उतना अच्छा क्लियर दिखाई देगा, उतना बड़ा आपको ऑब्जेक्ट नजर आने वाला है। ठीक है, आगे मेरी बात समझ, यहां पे देख लेना ये सब जो लिखा हुआ है, रिफ्लेक्सोलॉजी सेशन, टेनली, टेक योर माइंड बॉडी, ही ऑल्सो टीचर्स वगैरह वगैरह, कोर्स, म्यूजिक, एक्सेलेंट, ठीक है, तबला, फ्लूट, ये सब जो लिखा हुआ है ये हमें कितना क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये टाइनी ऑब्जेक्ट है बट ये क्लियर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भाई तुम यहां देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये सब क्या लिखा हुआ है, ये सब क्या है, तुम्हें नजर इतने अच्छे से आ नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक मसला होता है। आगे मेरी बात समझ, तो ये एंगुलर साइज बड़ा कर देता है जिससे कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो इट अपीयर्स टू बी अ लार्जर ऑब्जेक्ट, हेंस लार्जर द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी। ये वाली बात समझ में आ गई क्या? यस सर, बाकायदा समझ में आ गई। मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको कहानी में आगे की तरफ लेकर के चलते हैं। यस सर, ये वाला फंडा पूरा शानदार तरह से क्लियर हो गया। रे डायग्राम फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, और ये रहेगा इसका बेसिक फॉर्मूला। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप लोग एक बार खुद से भी इस रे डायग्राम को समझने का प्रयास करें। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको जरा सॉल्व करना मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली क्या होता है ना, इस बात को खास ध्यान रखना कि जब भी आप सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ोगे, डायग्राम तो आएगा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सिंपल माइक्रोस्कोप रे डायग्राम, सिंपल माइक्रोस्कोप के रे डायग्राम में इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे, इन सिंपल माइक्रोस्कोप्स रे डायग्राम इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आना चाहिए। ठीक है, इन सिंपल माइक्रोस्कोप्स रे डायग्राम इट शुड बी केप्ट क्लियरली इन माइंड, इट शुड बी केप्ट क्लियरली इन माइंड। सबसे क्लियरली इस बात को दिमाग में रख लेना, क्लियरली इन माइंड दैट द ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करना पड़ेगा बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस। ठीक है, दैट द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, दैट द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आपको ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट करनी चाहिए। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। ठीक है, अब अपन जरा आते हैं इसके प्रॉपर रे डायग्राम के ऊपर। ठीक है, ये लिया अपन ने कॉन्वेक्स लेंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ये लिया अपन ने इसका क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलेगा? यस सर, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या करते हैं कि अपन ना एक पॉइंट ले लेते हैं जिसको अपन फोकस बोल देंगे। ठीक है, यहाँ ले लिया मैंने, चल एक पॉइंट जिसको मैं फोकस बोलने वाला हूँ, एंड दिस इज फॉर श्योर द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो अब जो ऑब्जेक्ट है ना तुम्हारा, ऑब्जेक्ट को अपन प्लेस कर देते हैं ऐसे कुछ, यहाँ कर देते हैं, चलेगा? यस सर, बिल्कुल चलेगा। तो ये अपन ने प्लेस कर दिया है किसको सर, ऑब्जेक्ट को अपन ने प्लेस कर दिया है। थोड़ा सा और पीछे कर दूं क्या यार? ठीक है, ओके सर, ये अपन ने प्लेस कर दिया है किसको सर, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। ठीक है, तो जब यहां से लाइट रेज निकलेंगी ना, तो जरा सा कार्यक्रम समझते हुए चलना, बहुत ही शानदार तरह से। ये निकली लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से, जाने देंगे उसको अपन अभी। ठीक है, बट ये मैं पीछे क्या कर रहा हूं सर, पीछे अपन कर रहे हैं इसका एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, पीछे अपन कर रहे हैं क्या, इसका एक्स्ट्रापोलेशन। तो लाइट रेज गई तो हमने इसको पीछे कर दिया है सर एक्स्ट्रापोलेट। ठीक है, लाइट रेज गई थी तो हमने कर दिया है इसको पीछे क्या सर, एक्स्ट्रापोलेट हमने कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या होता है भाई, तो दूसरा ऐसा होता है कि लाइट रेज ऐसे भी तो निकल सकती हैं सीधे। यस सर, बिल्कुल निकल सकती हैं सीधे। ठीक है, जब निकलेंगी ना सीधे तो फिर इसको भी अपन एक्स्ट्रापोलेट करेंगे और यहाँ पे कहीं इमेज बनवाएंगे। अभी तुम देखो कलाकारी चेक करो, तुम कलाकारी, अभी तुम चेक करो कलाकारी, आइट, शानदार। हाँ, ठीक है, और यहाँ पे ये जो लाइट रेज है ना, ये जा रही हैं ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, जैसे मान लो ह्यूमन आई। ठीक है, यहाँ पे कोई है जो इस ताक में बैठा है कि ऑब्जेक्ट नजर आएगा, तो ये ह्यूमन आई मैंने बना दिया। ठीक है, हंसो मत भाई, ये ह्यूमन आई है, इंसानी आंखें, ह्यूमन आई। तो ये ऑब्जेक्ट को ना, ऑब्जेक्ट तो ये रहा,
ठीक है। लेकिन आंखों में जो अपने पास लाइट रेज आ रही है ना, वो दरअसल ऐसे आ रही है कि और ये रही इमेज, ठीक है। तो भाई ऑब्जेक्ट है इतना सा, उसकी इमेज बन रही है बड़ी, बस काम हो गया संपन्न अपना, ठीक है। हमारा बेसिक काम क्या था कि भाई पहली बात तो इमेज सीधी बननी चाहिए, सीधी खड़ी इमेज, मतलब क्या, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि इमेज बड़ी बननी चाहिए, तो बड़ी बन गई ना। और तीसरा खास बात क्या है ध्यान रखने वाला, कि ऑब्जेक्ट को अपन ऐसे प्लेस करेंगे सो दैट जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑप्टिकल सेंटर, देखो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये लाइट रेस गई सट्टा करके, उसके बाद फिर यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन बकायदा हो चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं ना, देखो इस तरफ तो लाइट रेस क्या है, सच में जा रही हैं सर। ये जो लाइट रेस है ना, ये गई ऐसे करके, और यहाँ लाइट रेस क्या है, सच में जा रही हैं। यहाँ पर भी लाइट रेस क्या है सर, सच में जा रही हैं, ठीक है। उसको एक्स्ट्रापोलेशन करा, तो ये पीछे तो एक्स्ट्रापोलेटेड वाला पार्ट है ना भाई, ये जो पीछे वाला हिस्सा है दिस इज प्योरली एक्स्ट्रापोलेशन, ये जो पीछे वाला हिस्सा है दिस इज प्योरली व्हाट, एक्स्ट्रापोलेशन। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके यस सर, बकायदा ये अपन कर चुके हैं इसको पूरा अपन के एक्स्ट्रापोलेट, ठीक है। अब ये जो इमेज बनने वाली है इसको अपन बोल देंगे ए डैश बी डैश। ये जो इमेज बनने वाली है ना, इसको अपन बोल देंगे ए डैश बी डैश, विच इज प्योरली अ वर्चुअल इमेज यार। ये जो इमेज बन रही है सर, दिस इज प्योरली अ वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो जब वर्चुअल इमेज है तो अपन नाम क्या डाल देंगे इसका सर, देखो ये अपने पास ऑब्जेक्ट था सच का ए बी, ठीक है। ये अपने पास सच्ची मुच्ची का ऑब्जेक्ट था ए बी बोल देंगे, और ये इसकी वर्चुअल, ये जो यहाँ बन रही है ना, ये इस ऑब्जेक्ट की ही वर्चुअल इमेज है। तो लेट मी कॉल दिस एज ए डैश बी डैश, ठीक है। इसको अपन क्या बोल देंगे सर, इसको बोल देंगे अपन ए डैश बी डैश। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अपने पास ये हो चुका है, बी हो चुका है, इसको बोल देंगे अपन ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ तक का मसला भी पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब पता है क्या होता है, इमेज ने जो एंगल यहाँ पे सबटेंड कर दी, ठीक है। इमेज अपने पास ये रहा, ठीक है। तो इमेज ने यहाँ पर जो एंगल सबटेंड कर दी ना, इस एंगल को हम नाम दे देते हैं क्या सर, अल्फा नाम दे देते हैं, ठीक है। इस एंगल को अपन नाम क्या देंगे सर, अल्फा का नाम देंगे उसको, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इमेज ने एंगल, ये ए डैश बी डैश इज द इमेज, उसने क्या एंगल सबटेंड करा, अल्फा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ने क्या एंगल सबटेंड करा, वो भी अल्फा हो जाएगा। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहा जाता है मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल subtended by the image at the optical center, ठीक है। एंगल subtended by the image at the optical center and angle ratio with angle subtended by the object at the optical center, keeping in mind कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है LDDV पे, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो पहली बात तो ये जो इमेज है ना, ये इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है सर, ए डैश बी डैश इज द इमेज, ठीक है। तो एक्सेस वाइज इमेज फॉर्म हो रही है बी डैश पे। तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप, मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस जब मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करेगा, तो सबसे तगड़ी इमेज वो कैसी बनाता है, जब वो कब बनाता है, जब वो इमेज बन रही होती है एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो अपन क्या मानेंगे कि यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हो रही है ना सर, वो इमेज फॉर्म हो रही है LDDV पे, ठीक है। हम क्या मानेंगे सर कि यहाँ पर जो अपने पास इमेज फॉर्म हो रही है ना सर, वो हो रही है एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। ये जो अपने पास में इमेज फॉर्म हो रही है ना सर, ये इमेज फॉर्म हो रही है एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे कर देते हैं कि v जो है ना सर, इमेज का डिस्टेंस पीछे की तरफ है तो माइनस, और ये d हो जाएगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ रही है सर? बाकायदा समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसको मैं अपन लिख देते हैं यहाँ पे, d इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, D इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। ये वाला फंडा बाकायदा पूरा समझ में आ गया सर? बिल्कुल आ गया, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, अगर अपन इमेज के एंगल को यहाँ पे, अच्छा एक काम करते हैं ना, इमेज के एंगल को अपन बीटा बोल देते हैं, एंगल बाय द इमेज को अपन चलो क्या करते हैं, बीटा बोल देते हैं, ठीक है। तो एंगल बाय द ऑब्जेक्ट जो होगा ना, उसको अपन अल्फा बोल देंगे। लेकिन इसको मत मानो अभी के लिए ऑब्जेक्ट, बिकॉज इसको मानोगे तो सेम एंगल आ जाएगा, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर में ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। जबकि यहाँ पे रखा हुआ था, तो अपन एक पैरेलल लाइन मारते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। 2 मिनट ध्यान देना, ये अपना कंस्ट्रक्शन है बेटा, ये अपन कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो बस मैं जो बोलूंगा ना उस पर जरा फोकस करते हुए चलना। यहां पर जो ए बी नाम की चीज थी, दिस इज द रियल ऑब्जेक्ट, बोलो हाँ कि ना? यस सर, ए बी इज द रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ए डैश बी डैश जो था, ये अपने पास में वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज है, वर्चुअल इमेज थी और मैग्नीफाइड इमेज भी है। तो वर्चुअल
मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज भी थी और ये मैग्नीफाइड इमेज है, बोलो हाँ कि ना, यस सर, ये वाली बात पूरी क्लियर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मसला क्या होता है, ए भी अपने पास हो चुका है, इसको अपन कर देंगे क्या सर, A1 बोल देंगे इसको, ठीक है। तो आप जरा एक बात समझें कि यहाँ पे जो A1 B डैश लिख के रखा हुआ है ना, यहाँ पर जो मैंने A1 से लेकर के B डैश लिख के रखा हुआ है ना, ये मैंने कंस्ट्रक्शन करा है, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन है तो ये AB के बराबर, अब इस बात को आप भी मानेंगे, यस सर, ये बात तो माननी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक का मसला पूरा क्लियर है सर, पूरा क्लियर है। तो नाउ ट्रीट दिस एज द ऑब्जेक्ट, ट्रीट दिस एज द ऑब्जेक्ट, और फिर ये जो यहाँ पे, अच्छा वाइट से तो नहीं कर सकता ना उसको मैं, ठीक है, ग्रीन से करता हूँ, ठीक है। तो अब इसको A1 B डैश को मानो एज द ऑब्जेक्ट, और अब ये जो एंगल यहाँ पे मार रहा होगा इसको अपन कहते हैं अल्फा, ठीक है। ट्रीट दिस एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और अब ये जो एंगल यहां पर लगा रहा होगा, इस एंगल को अपन कह देंगे क्या सर, अल्फा कह देंगे इस एंगल को, ठीक है। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस एंगल पर्टिकुलरली इज बेसिकली कॉल्ड एज अल्फा, ठीक है। आगे मेरी पूरी बात समझ में सर, बिल्कुल आगे, ठीक है। तो एक कलर मैं चेंज कर दूं क्या इसका, ठीक है सर, कलर कुछ और करते हैं, बिकॉज फिर वो क्या है, मिक्स हो जाएगा, तो इसको अपन कहते हैं अल्फा। आई मेरी बात समझ। तो नाउ A1 B डैश ने जो एंगल सबटेंड किया है दैट इज अल्फा, और यहाँ पे A डैश B डैश ने जो ऐसा एंगल सबटेंड करा है वो बीटा है। हम जब बीटा निकालेंगे तो हम वैसे भी छोटा वाला ट्राइंगल कंसिडर करने वाले हैं। याद रखना A1 B डैश का एंगल भी बीटा है, AB का एंगल भी कितना है, बेसिकली बीटा के बराबर ही है, ठीक है। लेकिन जब मैं बीटा निकालूंगा ना तो मैं छोटे वाले ट्राइंगल से ही कंसिडरेशन अपना शुरू करने वाला हूँ। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वाला फंडा पूरा बाकायदा क्लियर हो चुका है क्या? तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले तक हमें पहुंचना है बेसिकली, और वहां तक पहुंचने के लिए, अच्छा एप्लीकेशन से ही तो वहां तक पहुंचने के लिए हमको बेसिकली इस बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि अपने को जो ऑब्जेक्ट है ना उसको प्लेस करना पड़ेगा बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, समवेयर बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, ठीक है। एक बार ये रे डायग्राम्स जल्दी से बना लीजिए, उसके बाद फिर अपन इस पे आते हैं, फिर अपन मैग्नीफाइंग पावर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है क्या? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए अब यहां से ना आपको लेकर के चलता हूं मैग्नीफाइंग पावर के ऊपर, मतलब बेसिकली मैग्निफिकेशन ही निकालना है, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर या फिर मैग्निफिकेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर या फिर मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर या फिर मैग्निफिकेशन को डिफाइन कैसे करते हैं? तो मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। एंगल कौन सबटेंड, एंगल सबटेंड कहां पे हो रहा है? एट द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द ऑप्टिकल सेंटर, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द ऑप्टिकल सेंटर बाय द इमेज, पहली बात तो इमेज का एंगल, ठीक है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का एंगल, ठीक है। रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट ऑप्टिकल सेंटर बाय द इमेज टू the angle subtended by the object, ठीक है, to the angle subtended by the object, to the angle subtended by the object, और considering that ये जो object और image है ना, considering that ये जो object और image है ना, ये सब के सब कहां पर placed है? at the least distance of distinct vision, ठीक है। considering that दोनों मतलब क्या? ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी, ठीक है। कंसिडरिंग दैट बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों, बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, आर एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई बाकायदा? यस सर, ये वाली बात हमें बाकायदा समझ में आ गई, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर इज बेसिकली एंगल जो इमेज ने सबटेंड करा वो बीटा था। कभी भी अपन एंगल अकेला लेते नहीं है, जैसे मान ले तुम मुझसे बोलो कि सर एंगल अकेला ले सकते हैं बिकॉज थीटा मतलब क्या? लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। मैं बोलूंगा कि मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन जब आप लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस करेंगे ना तो वो बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होने वाला है। ऐसे एक जनरल फॉर्मूला होता है ना कि अपने पास अगर अपने को एंगल निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस इज द जनरल फॉर्मूला, लेकिन अगर आप tan थीटा निकाल दोगे ना तब भी सेम ही चीज आने वाली है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इट्स वन एंड द सेम थिंग ओनली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। m क्या हो जाएगा सर, tan बीटा अपॉन tan का अल्फा, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं व्हाट इज tan बीटा ओवर हियर, ठीक है। जब यहाँ पे अपन फोकस करेंगे ना तो ये रहेगा अपने पास में ट्राइंगल, ठीक है। तो tan बीटा मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, बेस। तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा सर, ओ बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ए बी अपॉन ओ बी। तो लिख दूं मैं इसको, tan बीटा को लिख दिया मैंने ए बी अपॉन ओ बी। उसके बाद नीचे क्या आने वाला है सर, tan का अल्फा आने वाला है, ठीक है। तो अब जरा गौर करते हुए चलेंगे, तो tan अल्फा तो फिर ये बनेगा सर इस वाले ट्राइंगल से, ठीक है। तो tan अल्फा जब निकालूंगा ना मैं, तो a1 b डैश और नीचे क्या हो जाएगा सर, o b डैश, ठीक है। क्या हो जाएगा सर, a1 b डैश, a1 b डैश और नीचे क्या हो जाएगा सर, o b डैश, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चीज और लिख दूं तुम्हारे लिए कि हियर tan बीटा is evaluated from कौन सा वाला ट्राइंगल है, तो tan बीटा को मेजर करने के लिए हम ट्राइंगल लेते हैं OAB वाला ट्राइंगल। क्या लेते हैं सर, OAB वाला ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल OAB। और यहाँ पे जो tan अल्फा है, तो tan अल्फा को इवेलुएट करने के लिए, तो tan अल्फा इज इवेलुएटेड फ्रॉम, इसके लिए हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, जब tan अल्फा अपने को निकालना होता है ना, तो अल्फा बेसिकली यहाँ पे बनेगा। तो इसके लिए अपन a1 b डैश और o ले लेंगे, a1 b डैश और क्या ले लेंगे, o। तो a1 b डैश और o ले लेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से ये दोनों फंडे आपके दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर है, ठीक है। जैसे अपन इसको सॉल्व आउट करेंगे ना, तो m अपने पास में क्या हो जाएगा, ab अपॉन ओ बी इंटू क्या हो जाएगा सर, ओ बी डैश a1 b डैश, ठीक है। अब जरा चेक करते हुए चलना क्या होता है, o b डैश से o b डैश कट जाएगा, तो अपने पास में बेसिकली क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा अपने पास में a b अपॉन कितना हो जाएगा सर, a1 b डैश, ठीक है। ए बी अपॉन क्या हो जाएगा सर अपने पास में a1 b डैश। तो जरा एक बार अपन ये चेक कर लें, ए बी अपने पास कितना आ चुका है, तो ए बी था अपने पास ये और a1 b डैश अपने पास में ये आ गया, ठीक है। तो मैं चाहूंगा एक बार ना, अच्छा ये तो अपना पूरा डन हो ही चुका था, एक सेकेंड बस, एक सेकेंड। तो यहाँ पे अपन लोगों ने कहाँ तक की कहानी कर ली थी, ये अपना पूरा हो चुका था। tan बीटा अपन ने निकाल लिया छोटे वाले ट्राइंगल से ए बी अपॉन ओ बी करके, और उसके बाद tan अल्फा निकाल लिया अपन ने। tan अल्फा निकलेगा भाई इस वाले से, a1 b डैश अपॉन ओ बी डैश, a1 b डैश अपॉन ओ बी डैश, वही लिखा है ना, हाँ सर a1 b डैश अपॉन ओ बी डैश। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कट रही हैं, ओ बी डैश, अरे ओ बी डैश नहीं कट रहा यार, वही तो मसला हो गया यहाँ पे। चेक करते हैं क्या चीज़ें कट रही हैं। तो ए बी अपॉन ओ बी और यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, ओ बी डैश अपॉन a1 b डैश हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तुमको ये बताने वाला था कि यहाँ पे ना अगर आप चेक करें तो ये जो अपन ने लिखा है ना a1 b डैश, जो अपन लिख रहे हैं ना a1 b डैश, वो किसके बराबर है सर, ये जो a1 b डैश है वो तो ab के बराबर ही है। a1 b डैश जो है सर वो तो ab के बराबर है। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि सर a1 b डैश इज इक्वल टू ab के बराबर है, ठीक है। जब ये ab के बराबर है तो देयरफॉर अब मैग्निफिकेशन कैसा आ जाएगा, देखो ab को रहने दो, OB को रहने दो, OB डैश को रहने दो, और A1 B डैश जो है ना वो अपने पास कितना हो जाएगा, AB के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से AB से AB कट जाएगा, तो अपने पास में इवेंचुअली क्या बन जाएगा, OB डैश अपॉन नीचे कितना आ जाएगा सर, OB आ जाएगा, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, OB डैश अपॉन OB आ चुका है। OB डैश पता है बेसिकली क्या होता है सर, OB डैश इज बेसिकली द इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। OB डैश कहाँ गया, O से B डैश, तो वहां पर तो इमेज बन रही है सर, तो OB डैश इमेज का डिस्टेंस हो गया। तो मैं इस इमेज के डिस्टेंस को माइनस का V कर दूं क्या, यस सर बिल्कुल कर देते हैं, बिकॉज लेफ्ट में जा रहा है। और OB अपने पास में क्या हो जाएगा सर, जरा इसको भी चेक कर लिया जाए, तो O से लेकर के B पर तो अपना बैठा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो माइनस का u हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, ये माइनस का u हो जाएगा। तो माइनस का u करा जाए, माइनस से माइनस को निपटाया जाए, तो बचेगा क्या सर, ये v अपॉन यू। तो देयरफॉर भाई ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि लेंस फॉर्मूले में जो मैग्निफिकेशन है ना वो प्रूफ हो रहा है।
आई बात समझ में। हमने दरअसल इसके 4 फॉर्मूले और निकाल के रखे हुए हैं, लेकिन जो v अपॉन यू वाला फॉर्मूला है ना, ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि अपन इसको प्रूव करें, एंड दिस इज ऑल डन विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में यहाँ तक का फंडा क्लियर हो गया होगा। जब आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लेना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बाकायदा आप स्क्रीनशॉट लेना सर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये रे डायग्राम्स पूरा कंप्लीट हो चुका था, और उसके बाद फिर देखो भाई, यहाँ पे अपना जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था ना, एक माइक्रोस्कोप का या सिंपल माइक्रोस्कोप का वो या मैग्नीफाइंग ग्लास का, वो ऑब्जेक्टिव ये था कि इमेज जो है वो बड़ी बन के आनी चाहिए। ठीक है, तो यह सब बाकायदा इमेज जो है वो बड़ी बन करके आ रही है, आपको नजर आ रही होगी A डैश B डैश। ठीक है, और उसके बाद फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर आपको इसका एक कंक्लूसिव स्टेप पर ले करके आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। चलें अब जरा ध्यान देते हुए चलते हैं। हम लोग ना एक फॉर्मूला और जानते हैं, कि सर मैग्निफिकेशन होता है f माइनस वी अपॉन एफ। ठीक है, तो ब्राइटेस्ट इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो ब्राइटेस्ट इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज इमेज इज एट माइनस का d हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर मैग्निफिकेशन जो हो जाएगा ना, वो f माइनस और v की जगह पे अपन कर देंगे माइनस का d, और नीचे अपन कर देंगे क्या सर, f कर देंगे। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, f प्लस d अपॉन f हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, f प्लस f करेंगे तो 1, और d प्लस f करेंगे तो d प्लस f ही रह जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ था ना सर, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ, वो वाला जो पूरा फॉर्मूला है ना, वो यहाँ पे हो चुका है डिराइव। तो ये आखिरी स्लाइड थी इसकी, जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर हो चुका है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ठीक है, निपटा दें इसको सर, बिल्कुल निपटाते हैं। अब इसके बाद क्या है, एप्लीकेशंस क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप के, तो इट इज यूज्ड बाय वॉच मेकर्स एंड ज्वेलर्स टू सी द मैग्नीफाइड व्यू ऑफ टाइनी पार्ट्स ऑफ वॉच एंड फाइन ज्वेलरी वर्क। ठीक है, बहुत ही करीने से काम होता है वहां पे। बाय स्टूडेंट्स इन साइंस लेबोरेटरीज फॉर रीडिंग वर्नियर स्केल्स, तो वर्नियर स्केल्स की रीडिंग को भी चेक करने के लिए हम दरअसल सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करते हैं। कोई दिक्कत है क्या? यस सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप का एडवांस वर्जन होता है। यहाँ पे आप 2 ऑप्टिकल लेंसेज जो है वो यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट। सही बात है। द 2 लेंसेज यूज्ड आर हेल्ड कोएक्सियली एट द फ्री एंड्स ऑफ अ ट्यूब। ठीक है, तो मतलब आप इसमें ना 2 लेंसेज को यूज करते हैं विच आर बेसिकली कोएक्सियल टू ईच अदर, एक ही सेम एक्सिस जो है वो शेयर करेंगे। और डिस्टेंस जो होता है ना ऑब्जेक्टिव लेंस का फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कैन बी एडजस्टेड बाय रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। ठीक है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, आपने लैब में देखा होगा इसको। द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वर्जिंग लेंसेज, 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव लेंस जिसका फोकल लेंथ बहुत छोटा होगा और अपर्चर छोटा होगा, आईपीस जो जिसका मॉडरेट फोकल लेंथ होगा और उसके बाद उसका अपर्चर काफी बड़ा होता है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन की बात है। रे डायग्राम में अभी करके दिखाऊंगा, लेकिन एक बार जरा आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले। चलें फिर कहानी में आगे बढ़ें। यस सर, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली है, ये वाली बात आपको बाकायदा समझ में आ गई है। ठीक है, अब क्या होता है ना कि इसके रे डायग्राम में जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें होगा एक डेरिवेशन। ठीक है, और डेरिवेशन जो है वो बेसिकली बेस्ड होगा किसके ऊपर, मैग्नीफाइंग पावर के ऊपर। तो पहले आपको ना एक बार अवगत करवा देते हैं कि व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर, और उसके बाद फिर करवाते हैं इसका प्रॉपर रे डायग्राम। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन ये होता क्या है, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बीटा का जो सिंबल है ना, वो बीटा हम लोग उसको देख भी चुके हैं ना माइक्रोस्कोप के अंदर, सिंपल वाले के अंदर। तो बीटा क्या होता है, दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। ठीक है, बीटा को अपन यूज करते हैं एज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, और यहीं पर जो अल्फा होता है ना, इस अल्फा को अपन यूज करते हैं फॉर द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस अल्फा को अपन यूज करते हैं फॉर द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये 2 बेसिक फंडामेंटल जो है ये आप लोग के दिमाग में बाकायदा क्लियर रहनी चाहिए, बिकॉज मैग्नीफाइंग पावर का ही डेरिवेशन जो है वो आपको रे डायग्राम्स के सहारे से करना पड़ता है हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। इसलिए प्लीज मेक श्योर करिए कि आपके दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर है। ठीक है, तो क्या कहा गया इसके अंदर कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल
सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर चलो कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले आएगा tan बीटा। अच्छा, अपन अकेला एंगल नहीं लेते, ठीक है, मैं तुमसे बोलूं कि तुम बीटा इवैल्यूएट कर लो, तो अगर तुम इस लॉजिक से जाओगे कि सर अगर आपको बीटा इवैल्यूएट करना है, मतलब एंगल इवैल्यूएट करना है, तो लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस कर दूं क्या? मैं बोलूंगा बढ़िया, लेकिन उससे भी बेहतरीन अप्रोच क्या होती है कि एक काम करो, अगर बीटा निकालने को बोला है ना तो tan बीटा निकाल दो। क्या निकाल दो? tan बीटा निकाल दो। तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू tan बीटा और नीचे क्या आ जाएगा? रेशियो विद द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये भी कब है? व्हेन बोथ द फाइनल इमेज एंड द ऑब्जेक्ट आर सिचुएटेड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई। इस बात का आप खास ख्याल रखें कि फाइनल इमेज और जो ऑब्जेक्ट है बोथ आर सिचुएटेड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई। ठीक है, LDDV भी कहते हैं, जो कि नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए होता है कितना सर? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसकी पूरी कहानी होती है मैग्नीफाइंग पावर की। यहाँ पे पूरा लिख करके रखा हुआ है, मैं चाहूंगा कि आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। ठीक है, चलिए अब ये रहेगा इसका प्रॉपर रे डायग्राम। लेकिन रे डायग्राम्स में खूबसूरती क्या होती है ना कि रे डायग्राम्स चमकते तब हैं जब आपके सामने बाकायदा बनाया जाए एक एक लाइट को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस इमेज को डाल दिया ताकि आप लोग उसको तरीके से एक बार चाहें तो एक फुल व्यू में एक बार इसको देख सकें, लेकिन इसका डायग्राम तो मैं ही आपको पूरा करवाते हुए चलूंगा। याद रखना क्या होता है ना, इसमें खास बात क्या है कि आईपीस जो है या जो आई लेंस जो है ये बड़ा होता है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना वो छोटा होता है। और यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ऑब्जेक्ट के पास ये वाला लेंस था, दैट्स वाई ये अपने पास ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट के पास में ये वाला लेंस था, देयरफॉर इसका नाम क्या पड़ गया? ऑब्जेक्टिव लेंस। और जहां से हम इस पूरे सिस्टम के जो इमेज प्रोड्यूस होगी उसको जो व्यू करने वाले वो यहाँ से करने वाले। तो ये अपने पास नॉर्मल ह्यूमन आई है, तो आंखों के पास जो लेंस है उसको अपन ने नाम क्या दे करके रखा हुआ है सर? आई लेंस नाम दे के रखा है। और उसके बाद देखो क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है ना, जो खास बातें हैं वो क्या होती है? पहली बात तो ये कि ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट जो है ना, खास बात क्या है कि ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट जो होती है वो बियॉन्ड फोकल लेंथ होती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड एफ नॉट। भाई रे डायग्राम्स बनाने के टाइम पे जहां पे तुमसे गलतियां हो सकती है ना, उस पॉइंट को मैं यहाँ पे पहले से ही पॉइंट आउट कर रहा हूं, ताकि आपको ये ध्यान रखना है कि भाई हाँ, ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कहाँ पे होती है? एफ नॉट के बियॉन्ड होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो इमेज फॉर्म करेगा ना वो एफ नॉट का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस। ठीक है, और उसके बाद ये जो इमेज फॉर्म करेगा ना ये हो रही है ए डैश बी डैश पर, और ए डैश बी डैश जो है ना वो विद इन आई पीस के फोकस के अंदर आ रहा है। ठीक है, आई लेंस के फोकस के अंदर तुम्हारा इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं कि ए डैश बी डैश A dash B dash is obtained. A dash B dash is obtained within. A dash B dash is obtained within focal length of the eyepiece या आई लेंस या फोकस ऑफ द आई लेंस। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है? yes. और जो फाइनल इमेज फॉर्म होती है ना वो बहुत ही करीब फॉर्म होती है किसके सर? ऑब्जेक्टिव लेंस की। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पूरा फंडा क्लियर है सर। ठीक है, तो चलें अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। ठीक है, और आई लेंस जो है ना वो बड़ा होगा और ऑब्जेक्टिव जो है वो छोटा होगा, ध्यान रखना इस बात का भी। ठीक है, यस सर, तो ये अपने पास ऑब्जेक्टिव हो गया, ये अपने पास में ऑब्जेक्टिव हो गया, और ये अपने पास में आई लेंस हो गया। ठीक है सर, और इसका बनेगा अब ये पूरा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये हमने बना दिया है एक बहुत ही शानदार सा क्या? प्रिंसिपल एक्सेस बना दिया। चलेगा आप लोग को? ये सब बिल्कुल चलेगा। ठीक है, तो इसका जो सेंटर होता है ना, ध्यान देना, इसका जो सेंटर होता है ना, इसके सेंटर को अपन कह देंगे क्या? C1। ठीक है, बिकॉज लेफ्ट से आती है लाइट रेस, तो फिर वो जो पहले वाली मिली वो C1 हो गई, और ये दूसरी वाली है तो उसको बोल देंगे अपन C2। चलेगा आप लोग को? यस सर, बिल्कुल चलेगा, बाकायदा चलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अपन ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना जरा इसको अच्छे से। तो वाइट से बनाते हैं अपन लाइट रेस को यार। ठीक है, वाइट से बनाएंगे लाइट रेस को। अब बस मेरे साथ साथ चलते हुए चलना, अब समझो मेरी बात को। यस सर, ठीक है, तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा होगा, ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट अपन यहां पे कर देते हैं। तो चलिए सर, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को अपन नाम क्या देते हैं सर? इस ऑब्जेक्ट को अपन नाम देते हैं AB।
सो दिस ए बी इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ से निकली है लाइट रेज, वहां पे चली गई है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, यहाँ तक का तो फंडा बकायदा पूरा क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो फोकस के बियॉन्ड ही प्लेस था, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऑब्जेक्ट जो था वो फोकस के बियॉन्ड ही प्लेस था ऑब्जेक्टिव के, ठीक है। उसके बाद फिर एक और लाइट रेज आती है, यहाँ पे एक और लाइट रेज आती है। ये जो एकदम टॉप की लाइट रेज आ रही है ना, देखो भाई पहले तो अपन एक काम करते हैं, ये एरोज बना दें क्योंकि ये रे ऑफ लाइट है, ठीक है, ये अपन ने एरो बना दिया, ये रे ऑफ लाइट है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो लाइट रेज जा रही है ना, विच इज बेसिकली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो टॉप की लाइट रेज है ना वो बिल्कुल आई लेंस के बॉटम पे हिट करेंगी, ठीक है। जो टॉप की लाइट रेज है ना वो बिल्कुल आई लेंस के बॉटम पे हिट करती हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? सर बकायदा पूरा शानदार तरह से क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ए बी था और ये इसकी इमेज बन जाएगी और ये रियल इमेज बन रही है भाई, ठीक है। ध्यान देना, रियल लाइट रेस कट कर रही हैं तो फिर ये बकायदा सर रियल इमेज ही बन रही है। तो इसको अपन नाम क्या देंगे सर? ए डैश बी डैश का इसको अपन नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसको अपन ने नाम क्या दे दिया सर? इसको अपन ने नाम दे दिया है अभी के लिए ए डैश, और ये अपने पास कितना क्या आ गया सर? बी डैश आ गया। तो ए डैश बी डैश इसका अपन ने नाम डाल के रख दिया, ठीक है। अब क्या होता है ना सर, जरा गौर करते हुए चलेंगे। यहाँ पे अब जो लाइट रेज है ना वो बेसिकली क्या है, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस था तो वो लाइट रेज कन्वर्ज तो होनी है, ठीक है। तो बेसिकली अब जरा जो अपन यहाँ पे कार्यक्रम करेंगे, जरा गौर करते हुए चलना। जो फाइनल इमेज का फॉर्मेशन होगा ना वो C2 बी डैश के लाइन ऑफ एक्शन पे होता है, ठीक है। तो मैं जरा एक बार यहीं से लाइट रेज को मार रहा हूँ जो कि बी डैश वाले पॉइंट से निकलते हुए जाएंगी, ठीक है। सही जा रही है, हल्का सा टेढ़ा हो गया, यहाँ से अपन इसको हिट करवाते हैं और ये बी डैश से पास होते हुए जा रही है, 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 बकायदा जा रही है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये असलियत में कोई लाइट नहीं है, ये मेरा बस एक कंस्ट्रक्शन था, ठीक है। यहाँ पे कोई लाइट रेज नहीं है, ये बस मेरा कंस्ट्रक्शन था कि ये लाइन मैंने फिक्स कर दिया है। बिकॉज जो फाइनल इमेज फॉर्म करता है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो फाइनल इमेज ऐसे फॉर्म करता है कि वो बी डैश और C2 के लाइन ऑफ एक्शन पे ही जारी होती है, ठीक है। अब क्या होने वाला है सर, ये जो दो लाइट रेज यहाँ तक पहुंची हैं, ठीक है, एक तो जो टॉप से आ रही थी यहाँ पे, ये वाली जो लाइट रेज आ रही थी, ठीक है, और एक जो ये वाली लाइट रेज आ रही थी, तो ये दोनों यहाँ पे आके टकरा गई। टकराई तो नहीं है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस पे आके फॉल कर चुके हैं। नाउ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग नहीं चल रहा है, कन्वर्ज तो करेगा। अब इवेंचुअली जो फाइनल इमेज फॉर्म होती है ना वो बड़ी इसके पास फॉर्म होती है, ठीक है। तो अब मैं जो करने वाला हूँ ना डायग्राम में, अब जरा इसको गौर करते हुए चलना। ये गई लाइट रेज और यहाँ से ये गई लाइट रेस, ठीक है। अब मेरी बात पे जरा अच्छे से फोकस करना, तब समझ में आएगा। देखो ये सब भी, ये भी कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट ही है, ठीक है। यहाँ पर जो ये किया हुआ है ना सर, ये वाला भी दरअसल क्या है, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है। एक्स्ट्रापोलेशन ही किया गया है यहाँ पर भी, ठीक है। यस सर, ये वाला भी पूरा अपन ने एक्स्ट्रापोलेशन ही करके रखा हुआ है। तो सर असलियत में क्या हो रहा है? तो असलियत में ये हो रहा है मैम, देखिए जरा गौर करिए, लाइट रेज आगे ऐसे करके और लाइट रेज आगे ऐसे करके। अब ये जो लाइट रेज है ना वो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। तो जब कन्वर्ज करेगा मतलब प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जाने वाली लाइट रेज, ठीक है। पक्का क्लियर है? डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? डायग्राम जो है वो क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमारे पास, अपने पास ऑब्जेक्टिव लेंस था, ये हमारे पास आई लेंस था। उसके बाद ये टॉप से गई लाइट रेज एकदम बॉटम पे हिट करी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 से पास होते हुए यहाँ तक पहुंच गई। उसके बाद इसने इसको कन्वर्ज कर दिया। अब आंखों को ऐसा लगेगा, ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन आई यहाँ पे, आंखों को ऐसा लग रहा है कि लाइट रेज जो आ रही है ना सर, आंखों को ऐसा लग रहा है कि लाइट रेज जो आ रही है ना सर वो आ रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट से। आई मेरी बात समझ में? इसको बोल देंगे ए डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश बोलते हैं, बिकॉज ए डैश बी डैश तो यहाँ कर चुके थे। तो ए बी वॉज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट, इसकी बन गई इमेज ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश को आई लेंस ने माना एज एन ऑब्जेक्ट और फिर इसकी फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म कर दी सर? यहाँ पे फॉर्म कर दी। तो इसका अपन नाम रख देंगे ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। और इमेज थी ना ये, यस सर, ये रहेगी अपने पास में इमेज, बहुत बढ़िया। और ये रियल इमेज नहीं है भाई, क्योंकि ये वर्चुअल लाइट रेज आपस में कर रही है इंटरसेक्ट, तो ये वर्चुअल इमेज हो जाएगी। ये वर्चुअल लाइट रेज कर रही है आपस में इंटरसेक्ट, तो ये कैसी हो जाएगी सर? वर्चुअल इमेज हो जाएगी। इसका अपन नाम क्या रख देंगे? इसका अपन नाम रख देंगे बोले तो ए डबल डैश, और यहाँ पे नाम रख देंगे इसका अपन क्या सर? बी डबल डैश, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई भी दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी यहाँ तक तो नहीं है, ठीक है। चलिए ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। यस सर, ये वाला फंडा पूरा बकायदा क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे अपन ने, यहाँ पे हल्का सा अपन को इसको एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा, जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से, ठीक है। तो ये करा है अपन ने इसका हल्का सा क्या? एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ना
एक सेम हाइट का अपन ले लेते हैं, इसको A1 बोल दूंगा मैं ऊपर वाले पॉइंट को, ठीक है। ये भी कंस्ट्रक्शन है, बिकॉज क्या होता है कि सब चीज़ें जो है ना, जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है एट द LDDV, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, ठीक है। तो ये जो सेपरेशन डिस्टेंस है ना बाकायदा यहाँ से, अरे ये जो अपने पास में सेपरेशन डिस्टेंस है ना सर, वो है LDDV के बराबर, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन के बराबर। ये जो अपना सेपरेशन डिस्टेंस है ना सर, वो है LDDV, मतलब क्या होता है सर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन के बराबर, ठीक है। तो इसको अपन D बोल दें क्या? यस सर, इसको अपन D बोल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वाला फंडा पूरा क्लियर सर, बाकायदा पूरा क्लियर, ठीक है। अब इसको अपन ट्रीट करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, ये इसको अपन नाम देते हैं क्या सर, A1। तो A1 B डबल डैश को अपन ट्रीट करेंगे इसके ऑब्जेक्ट की तरह, और फिर यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो होगा अल्फा, ठीक है। नहीं, इस कलर से नहीं करेंगे, दूसरे कलर से करते हैं भाई। मैग्नीफाइंग पावर वाले सिनेरियो में ये बोल के रखा हुआ था, मैग्नीफाइंग पावर के सिनेरियो में ये बोल के रखा हुआ था कि कार्यक्रम ऐसा करो कि मैग्नीफाइंग पावर जो है ना वो आता तो है tan बीटा अपॉन tan अल्फा, जहाँ पे बीटा होता है इमेज का एंगल, ठीक है। इमेज तो चलो ठीक है, दिख रहा है कि A डबल डैश B डबल डैश इज द फाइनल इमेज, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट को यहाँ मत मानो, ऑब्जेक्ट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एट द LDDV, ठीक है। तो अब ये था अपने पास ऑब्जेक्ट, इसके बराबर का अपन ने यहाँ पे एक लाइन मार ली, सो दैट ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कहां पर बन रहे हैं सर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। क्या बोला मैंने? ऐसा कार्यक्रम कर दो कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कहां पर बन रहे हैं, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे, ठीक है। ये रहा D की दूरी, बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अब जो एंगल बनेगा, एंगल के लिए अपन ये कर लेते हैं, देखो। तो ऑब्जेक्ट का एंगल जो होता है वो अल्फा होता है, इमेज का एंगल जो होता है वो बीटा होता है। तो ऑब्जेक्ट तो ये रहेगा A1 B डबल डैश, तो ये रहेगा अपने पास में जो एंगल है, इसको बोलेंगे अपन अल्फा। इस वाले एंगल को अपन क्या बोल देंगे सर, अल्फा बोल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर सबसे नीचे क्या बनेगा सर, इमेज बनेगा। तो इमेज के लिए कलर चेंज करो, और यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ना सर, ये वाला एंगल, ठीक है। ये जो इमेज पूरा A डबल डैश B डबल डैश जो एंगल सबटेंड कर रहा है, इस एंगल को अपन नाम दे देंगे बीटा, ठीक है। ये जो A डबल डैश B डबल डैश जो है, ठीक है, वो जो एंगल सबटेंड कर रहा है उसको अपन नाम क्या दे देंगे सर, बीटा। बोलो ये वाली बात समझ में आ गई है क्या? यस सर, ये वाली बात बकायदा समझ में आ चुकी है, ठीक है। चलो अब देखो क्या होता है ना कि जो अपने पास मैग्नीफाइंग पावर होता है, तो दैट इज बेसिकली डिफाइंड एज, अपने पास जो मैग्नीफाइंग पावर होता है दैट इज बेसिकली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ tan ऑफ एंगल बाय द इमेज tan बीटा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा सर, tan ऑफ अल्फा हो जाएगा, ठीक है। लेट मी कॉल दिस एज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब अपन निकालते हैं tan बीटा, अब अपन निकालते हैं tan बीटा। तो ये रहा बीटा, तो A डबल डैश B डबल डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन नीचे क्या हो जाएगा सर, C2B डबल डैश, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा सर, C2B डबल डैश। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा, और tan अल्फा अपने पास में क्या हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा। उसके बाद में tan अल्फा अपने पास में क्या हो जाएगा भाई, अल्फा अपने पास ये रहा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन करेंगे अपन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है सर, A1 B डबल डैश। व्हाट इज द परपेंडिकुलर सर, परपेंडिकुलर A1 B डबल डैश, और नीचे अपन क्या कर देंगे अगेन सर, ये हो जाएगा C2B डबल डैश, ठीक है। मैं एक बात आपके लिए थोड़ी सी और क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है, जरा गौर करना। ये जो A1 B डबल डैश है ना, ये दरअसल AB के बराबर है, बोलो हाँ कि ना? यस सर, A1 B डबल डैश जो है वो दरअसल AB के बराबर है, तो AB अपॉन C2 क्या हो जाएगा, B डबल डैश, ठीक है। मेरे ख्याल से ये दोनों फंडे क्लियर हो चुके हैं आप लोग के दिमाग में। अब बस क्या करना है, M के अंदर इसको बस पुट कर देना है, ठीक है। तो देयरफॉर अपन क्या कर सकते हैं, देयरफॉर M इज इक्वल्स टू tan बीटा, तो A डबल डैश B डबल डैश, और नीचे क्या हो जाएगा सर, B डबल डैश C2, ये हो जाएगा सर B डबल डैश C2। इसके नीचे अपन कर देंगे tan अल्फा, इसको भैया पलट के मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा B डबल डैश C2, और नीचे अपने पास में क्या हो जाएगा सर, AB। अब एक काम करो, B डबल डैश C2 ये कट जाएगा, तो देयरफॉर अब जो अपने पास में मैग्नीफाइंग पावर बचेगा ना, वो अपने पास क्या बच जाएगा, ये तो कट चुका है, तो A डबल डैश B डबल डैश, और नीचे आ जाएगा सर AB, ठीक है। अब देख क्या होता है, AB वाज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद A डैश B डैश वाज द इमेज, फिर इसको कंसिडर किया आई लेंस ने एज एन ऑब्जेक्ट, और इसको बना दिया A डबल डैश B डबल डैश को इमेज, ठीक है। तो भाई साहब अब यहाँ पे ना तीन चीजें थी, AB A डैश B डैश A डबल डैश B डबल डैश, ठीक है। लेकिन यहाँ पे A डैश B डैश जो है वो मिसिंग है, ठीक है। तो अपन एक काम करेंगे, A डैश B डैश का मल्टीप्लीकेशन भी कर देंगे, A डैश B डैश का डिविजन भी कर देंगे। लेकिन पहले आप ना यहाँ तक का जो फंडा है ना उसको नोट डाउन कर लीजिए, और इसको लिख लीजिएगा कि दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस यार, ठीक है। यहां पर आप जो लेंस की बात कर रहे हैं ना, दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस, और यहां पे
जिस लेंस की हम बात कर रहे हैं ना, दिस इज द आई लेंस। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आप लोगों के दिमाग में बाकायदा पूरा क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन हो चुका है सर। अब बस एक काम करना है, यहाँ पे ए डैश बी डैश का मल्टीप्लाई भी करना है और ए डैश बी डैश का डिविजन भी करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जो मिसिंग टर्म था दैट वाज ए डैश बी डैश ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। तो जैसे अपन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चालू करेंगे तो m अपने पास में कितना आ गया था सर, a डबल डैश b डबल डैश आ गया था। इसको अपन ने डिवाइड करा किससे, a डैश b डैश से, ठीक है। तो डिवाइड कर दिया, अब इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो a डैश b डैश अपॉन नीचे क्या हो जाएगा सर, a b हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा सर, a b। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ना यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी बात मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। सुनना मेरी बात को अच्छे से, बहुत ही इत्मीनान से समझना। ये जो a डैश बी डैश अपॉन ए बी है ना, ये a डैश बी डैश अपॉन ए बी जो है ना, वो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। कैसे सर, जरा गौर करेंगे। a डैश बी डैश जो है ना, वो बेसिकली इमेज की हाइट है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का जो इमेज है वो a डैश बी डैश है और ऑब्जेक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है ना वो दरअसल ए बी के बराबर है। तो अगर मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछूं कि ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब a डैश बी डैश अपॉन ए बी, एंड दैट बिकम्स द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एंड दिस बिकम्स द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एंड दूसरी बात पर जरा गौर करना, इसका तो पूरा फंडा क्लियर हो गया, इसकी बात पर जरा गौर करते हैं। ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा सर, ए डैश बी डैश। अब जरा इसके ऊपर फोकस करना भाई, व्हाट इज ए डबल डैश बी डबल डैश, जरा गौर फरमाते हुए चलेगा, व्हाट इज ए डबल डैश बी डबल डैश। तो यहाँ पे अपने पास ये आई लेंस था, ठीक है। तो दिस ए डैश बी डैश वाज द ऑब्जेक्ट फॉर द आई लेंस एंड दिस ए डबल डैश बी डबल डैश विल बी सर्विंग एज द इमेज फॉर द आई लेंस, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में? तो ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन किसके लिए हो गया सर, आई लेंस के लिए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा सर, दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर द आई लेंस, ठीक है। तो इन सब चीजों को जैसे अपन क्लब करके चलेंगे ना, तो हमें समझ में आता है कि अच्छा इसका मतलब अब जो मैग्निफिकेशन है वो अपने पास क्या आएगा, ये ए डबल डैश बी डबल डैश इज एम ई के बराबर। तो एम ई मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस इनटू ए डैश बी डैश बिकम्स द मैग्निफिकेशन फॉर द ऑब्जेक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा, एम ओ, ठीक है। तो फॉर्मूला अपने पास में क्या हो जाएगा सर, मीमो। फॉर्मूला अपने पास में क्या हो जाएगा सर, मीमो वाला फॉर्मूला हो जाएगा। और मैं आपको ना एक चीज छोटी सी और क्लियर कर देता हूं, ठीक है। देखो m इज इक्वल्स टू एम ओ इंटू एम ई लिख रहा हूं मैं इसको अभी, ठीक है। 2 मिनट जरा गौर करें, उससे कोई फर्क वैसे पड़ता नहीं है। तो एम ई का मतलब क्या होता है, हम लोग ना सिंपल माइक्रोस्कोप में निकाल चुके हैं इस चीज को, ठीक है। वहां पे आ गया था 1 प्लस डी बाई एफ ई, वहां पे क्या आ गया था सर, वहां पे आ गया था 1 प्लस डी बाई एफ। अब ये फोकल लेंथ किसका है, आई पीस का है, ठीक है। ये फोकल लेंथ किसका है सर, ये फोकल लेंथ रहेगा किसका सर, आई पीस का, ठीक है। ये फोकल लेंथ रहेगा किसका सर, आईपीस का फोकल लेंथ रहेगा। और उसके बाद एम ओ था, एम ओ का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन फॉर द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, वी अपॉन यू तो वैसे भी होता ही है ना, ठीक है। तो वी की जगह पे अपन क्या कर देंगे, इमेज डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव और नीचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव कर देंगे और इसका आप मॉड्यूलस लेकर के रख लीजिएगा, ठीक है। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद कहानी में आपको आगे लेकर के चलते हैं। चलें फिर आगे बढ़े, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर एक बहुत ना स्पेशल सी चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर ऐसा होता है ना कि ऑब्जेक्ट को अपन ने प्लेस कर दिया है वेरी क्लोज, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द फोकस, इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ऑब्जेक्टिव्स फोकस, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को आपने बहुत ही क्लोज प्लेस कर दिया है किसके, ऑब्जेक्टिव्स फोकस के, देन यहां पर इमेज जो होती है ना, देन इमेज इज फॉर्म्ड वेरी क्लोज टू द आई लेंस, ठीक है। देन द इमेज इज फॉर्म्ड वेरी क्लोज टू द आई लेंस, ठीक है। और ऐसे केस में अपने पास इसके बाद जो फॉर्मूला डेवलप होकर के आता है वो फॉर्मूला क्या होता है, जरा गौर करते हुए चलेगा। m इज इक्वल्स टू, देखो एम ओ इंटू एम ई था ही, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्टिव का जो इमेज फॉर्म हो रहा है ना, ठीक है, उसके जो डिस्टेंस है ना वो पूरी लेंथ ऑफ द ट्यूब के बराबर हो चुकी है, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्टिव का जो इमेज फॉर्म हो रहा है ना, जैसे मान लो अगर ये जो इमेज है वो आई लेंस के बहुत ही पास बनेगा, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस। क्या बोला मैंने देखो यहां पर ये था अपने पास में ऑब्जेक्टिव का फोकस और इसकी जो इमेज बन रही है ना वो आईपीस के फोकस के अंदर बन रही है, ठीक है। इन दो चीजों को भी अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तो मैंने क्या बोला है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को ना
ऑब्जेक्टिव के फोकस के बहुत पास रख दूंगा ना, तो जो इमेज बनेगी ना ए डैश बी डैश, वो काफी क्लोज बनेगी टू द आईपीस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो इमेज है ना, वो तो ऑलमोस्ट इतनी दूरी हो गई जितनी एक लेंस से दूसरे लेंस के बीच की दूरी है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, दरअसल लेंथ ऑफ द ट्यूब बोल देंगे, जिसको अपन एडजस्ट, हाँ, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास पहली बात तो रियल इमेज बन रही है, तो मैग्निफिकेशन इज गोइंग टू बी नेगेटिव फॉर श्योर, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्यूब अपॉन नीचे क्या हो जाएगा सर, फोकल लेंथ ऑफ द, बिकॉज ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, एट द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे इमेज कहां बनेगी, क्लियर इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और एफ ई आ जाएगा नीचे एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा, और इसको भी नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ये भी रहेगा तुम्हारे पास में अल्टीमेट फॉर्मूला, दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला फॉर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाली बात जानदार शानदार तरह से बैठ चुकी है? जल्दी मुझे कंफर्मेशन दे दें कि क्या आप लोग को ये वाली बात शानदार तरह से क्लियर हो गई है। और यहाँ पे लिख लेना कि दिस इज फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, दिस इज फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, दिस इज फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। किसकी बात चल रही है सर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। और यहां पे जो L लिखा है ना, L इज द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप ट्यूब, ठीक है। L इज द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप ट्यूब, L is going to be the length of the compound microscope, L is going to be the length of the compound microscope tube, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर अप हो चुका है। आप लोग को उसका स्क्रीनशॉट लेना होगा, तो पहले आप कहानी का स्क्रीनशॉट ना यहाँ से लेना स्टार्ट करेंगे, लिख लेना कि फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव कहाँ पर है, फोकस ऑफ द आईपीस कहाँ पर है, और उसके बाद फिर आप कंक्लूसिव स्टेप के तौर पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया पूरा फंडा? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है। और ये था अपने पास, हाँ, सेम रे डायग्राम था जो कि मैंने आप लोग को पूरा बना करके बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ओके, ठीक है। माइक्रोस्कोप इज ऑल डन फॉर यू। अब कहानी में आते हैं अपन किसके ऊपर सर, टेलीस्कोप के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे कहानी शुरुआत होती है फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स, प्लैनेट एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत ही क्लियरली डिस्टिंग्विशिंग इमेजेस आपको दिख सकती हैं विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसमें ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो जनरली एक हेवनली बॉडी होती है, एक बड़ी बॉडी होती है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि अगर उसकी इमेज इन्वर्टेड भी बन जाएगी ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये कोई ग्लिच नहीं इंस्ट्रूमेंट का। अगर जैसे मान लो अब हेवनली बॉडी है, तो वो यूजुअली स्फेरिकल होती है, तो वो सर्कल सीधा बने या उल्टा बने, उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे कई दफा वैसा ही चीज होती है। तो यहाँ पे क्या, इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज इन विच द ऑब्जेक्टिव लेंस इज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, जस्ट माइक्रोस्कोप का उल्टा। माइक्रोस्कोप में क्या हुआ था कि ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा था, आईपीस बड़ा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है, आईपीस छोटा होता है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ना अच्छे से याद कर लेना, देखो तो जैसे आंखों के पास कोई चीज आती है तो वो चीज बड़ी दिखाई देती है ना, तो वैसे ही याद कर लेना कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो आंखों के पास का लेंस है विच इज आई लेंस, वो बड़ा लेंस होगा, दूसरा वाला लेंस छोटा होगा। अगर एक बार ये वाली चीज बुद्धि में घुस गई तो उसके बाद क्या करना है, ठीक इसका उल्टा टेलीस्कोप के अंदर, ठीक है। तो अगर सिंपल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है और आई लेंस बड़ा होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में उल्टा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है, आई पीस छोटा होता है, आई लेंस छोटा होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज इन विच ऑब्जेक्टिव लेंस इज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर एंड द आई लेंस इज ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल अपर्चर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन दीज लेंसेज कैन बी एडजस्टेड बाय यूजिंग अ रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, ठीक है, जो कि आप लोगों ने लैब्स में देखा होगा। In normal adjustment of telescope, the final image is formed at infinity। अब आप लोग को इसके रे डायग्राम्स के ऊपर लेकर के आते हैं। तो एक बार जल्दी से आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं। चलें फिर कहानी में आगे बढ़े, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, यस ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम जो अब रे डायग्राम्स देखने वाले हैं वो होने वाला है इन द केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। और एक बात का आप खास ख्याल रखेंगे कि जब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात की जाएगी तो उसमें क्या होता है कि पहली बात, इमेजेस फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, जिसका जिक्र यहाँ पर भी किया गया था, ठीक है, कि इन नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, द इमेजेस फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ठीक है। और दूसरा क्या होता है ना कि फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव और आई लेंस का फोकस दोनों आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं। कैसे?
यहाँ पे आप देखेंगे इसको प्रॉपर रे डायग्राम्स में, ठीक है। ये रहेगा अपने पास क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये अपने पास में क्या था, आईपीस था। और रे डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है कि इसमें जो फोकस है ना, देखो एफ नॉट और एफ ई दोनों एक ही जगह पर बन रहे हैं। इसका मतलब फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फोकस ऑफ द आईपीस बोथ आर कोइंसाइडिंग एट द सेम पॉइंट, बोथ आर कोइंसाइडिंग एट द सेम पॉइंट। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आप लोग के दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका होगा, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये एक चीजें हैं जो कि नोटवर्दी हैं। पहला कि फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। पहली ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। और दूसरा क्या होता है कि यहां पे ना ऑब्जेक्टिव का फोकस और आई लेंस का फोकस दोनों कर जाएंगे कोइंसाइड, ठीक है। तो क्या लिख देंगे अपन कि फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव एफ नॉट एंड फोकस ऑफ द आईपीस, एंड फोकस ऑफ द आईपीस। तो फोकस ऑफ द आईपीस का मतलब होता है एफई, बोथ कोइंसाइड्स विथ ईच अदर, दोनों के दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, बोथ कोइंसाइड्स विथ ईच अदर, दोनों के दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, बोथ कोइंसाइड्स विथ ईच अदर, तब जाकर के इमेज फॉर्म होती है इन्फिनिटी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, याद रखना कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव छोटा था, आई लेंस बड़ा था, यहाँ पे उल्टा होता है, ऑब्जेक्टिव बड़ा है, आई लेंस छोटा होता है, ठीक है। चलिए तो आते हैं इसके अपन प्रॉपर रे डायग्राम्स के ऊपर, चलो करें शुरुआत। तो ये अपने पास में क्या रहने वाला है सर, ये अपने पास में मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और ये अपने पास में अपन क्या मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे आईपीस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बड़ा है, आईपीस छोटा है, तो ये रहेगा फिर इसका क्या सर, प्रिंसिपल एक्सेस। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, प्रिंसिपल एक्सेस में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, पक्का पूरा फंडा क्लियर। अब क्या होता है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स में बेसिकली आप जिन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करने वाले हैं ना, वो ऑब्जेक्ट्स हेवनली बॉडीज है, बहुत दूर रखे हैं वो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट रेज आती हैं पूरी पैरेलल। अब जरा गौर करते हुए चलना, थोड़ा सा अपन इसमें नेमिंग कर दें। C1 सेंटर ऑफ फर्स्ट लेंस जो कि ऑब्जेक्टिव है, C2 सेंटर ऑफ सेकेंड लेंस जो कि अपने पास में आईपीस होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लाइट रेज निकलती है ना, जरा उन पर आपको अच्छे से फोकस करने की जरूरत है। बीच में कहीं पे आके स्ट्राइक करवाए थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बीच में जाके स्ट्राइक कर गई, निकलने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर। उसके बाद क्या होता है ना कि ऐसे ही फिर आएंगी पैरेलल, ऐसी ही फिर लाइट रेज जो है ना वो आएंगी पैरेलल, आ गई, ठीक है। अब क्या होता है ना कि यहाँ पे ये जो टॉप वाली है ना, इसको एकदम बॉटम पे स्ट्राइक करवाना है, ठीक है। जो टॉप वाली है ना सर, इसको एकदम बॉटम पे स्ट्राइक करवाना है, करवा दिया बॉटम पे स्ट्राइक, ठीक है। ये जरा एरोस बना दिए जाएं ताकि आप लोग को समझ में आए कि लाइट रेस कहाँ से आ रही थी, कहाँ पे जा रही थी, ठीक है। ऐसा बना दिया, ये आ रही है इन्फिनिटी से, गई, ये तो गई, ये तो गई, ठीक है। उसके बाद फिर ये आ रही है ऐसे करके, ठीक है। और इसके बाद इवेंचुअली क्या होता है कि जिस पॉइंट पे हो चुका है इंटरसेक्शन, यहाँ पर क्या फॉर्म होने वाला है सर, यहाँ पर फॉर्म होने वाला इमेज। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। चलिए अब जरा अच्छे से फोकस करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर एक रियल इमेज, यहाँ पर एक इमेज टाइप तो बन रही है, ठीक है। अब क्या होता है, लेट मी कॉल दिस इमेज एज, इस इमेज को अपन नाम दे देंगे क्या सर, ए डैश बी डैश का इसको अपन नाम दे के रख देते हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटी से आ रही है लाइट रेस और इवेंचुअली फिर क्या हो रहा है कि यहां पर हो रहा है एक इमेज का फॉर्मेशन, तो अपन इसको नाम क्या दे देंगे सर, ए डैश बी डैश, ठीक है। ओके, ए डैश नाम दे दिया, इसको अपन ने क्या नाम दे दिया सर, बी डैश का नाम दे दिया। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा बहुत ही शानदार तरह से क्लियर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पे जो लाइट रेस है ना, फिर वो निकल जाएंगी टिल एकदम पैरेलल, ठीक है। अब जब लाइट रेस पैरेलल जाएंगी, यहां पे गई पैरेलल और यहां पर भी लाइट रेज हो जाएंगी पैरेलल, ठीक है। इतना पूरा फंडा समझ में आ गया? जल्दी आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। चलें फिर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है। तो अब जैसे अपन इसको ना एक्स्ट्रापोलेट करेंगे ना, यहाँ से उस तरफ तो लाइट रेज जा रही है, फिर अपन करेंगे इसको ऐसे एक्स्ट्रापोलेट, ठीक है। ऐसे अपन करेंगे, फिर इसको अपन क्या एक्स्ट्रापोलेट करेंगे ऐसे करके, जाने दे जाने दे जाने दे। तो इसको अपन ने कर दिया एक्स्ट्रापोलेट, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर।
ये ब्रोकन लाइन्स है बिकॉज ये क्या था, अपना कंस्ट्रक्शन था ना भाई, ये हमारा कंस्ट्रक्शन था, ठीक है। तो दीज आर सिंपली द ब्रोकन लाइन्स, कोई दिक्कत तो नहीं। अब वहाँ पे एक नॉर्मल ह्यूमन आई जो कि ऑब्जेक्ट को देखने के पूरे फिराक में है, नॉर्मल ह्यूमन आई जो कि ऑब्जेक्ट को देखने के पूरे फिराक में है। आगे मेरी बात समझ। तो ये जो लाइट रेज इसको दिख रही है ना, वो कहाँ से आती हुई दिख रही है यार, ये अपन आई का अपन थोड़ा सा एंगल चेंज करें क्या, इंक्लिनेशन का, अगर तुम मेरी बात समझो। ये ताक लगा के बैठी है ऐसे करके, है ना। अब ये थोड़ा सही लग रहा है कि हाँ सर आंखों में ही तो जा रही है फिर लाइट रेस प्रॉपर तरह से, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन रही है सर, इमेज इज एट इन्फिनिटी। इसको तो अपन लिख ही देते हैं तरीके से कि सर इमेज को यहाँ वहाँ ना ढूंढा जाए, बिकॉज इमेज इज बेसिकली फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। ये बस जरा एक बार डायग्राम क्लियर आउट कर लेना, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर चलेगा, आगे बढ़े। यस सर बिल्कुल बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पे अपन ने क्या चीज चेक कर लिया कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज बन रही है सर कहाँ पर, इन्फिनिटी में बन रही है। अब जरा गौर करते हुए चलना, इसका अपन सेम लाइन ऑफ एक्शन हल्का सा एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो क्या है कि यहाँ पे ट्राइंगल प्रॉपर बन जाएगा, काम आसान हो जाएगा अपना, ठीक है। यहाँ पे ट्राइंगल अपना प्रॉपर बन जाएगा, काम अपना आसान हो जाएगा। तो अब देख क्या होता है ना कि यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को ढूंढते मत रहना भैया, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने जो एंगल मारा है वो ये वाला एंगल था अल्फा, ठीक है। अब वो एंगल अल्फा है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा सर, अल्फा ही होने वाला है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है, ठीक। उसके बाद अच्छा ए डैश बी डैश था ना, तो ओके सर। अब देख क्या होता है यहाँ पे, जरा गौर करते हुए चलना, यहाँ पर इमेज था यहाँ पे, तो ये इमेज बन गई, तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा ना सर, ये वाला एंगल हो जाएगा बीटा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या आती है कि इसी वाले पॉइंट पर फोकस ऑब्जेक्टिव लेंस का भी आ रहा है और इसी वाले पॉइंट पर फोकस आईपीस का भी आ रहा है। तो इसको अपन कह देंगे क्या सर, इसको अपन कह देंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको अपन कह देंगे ऑब्जेक्टिव लेंस और इसको अपन कह देंगे आई लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, इसको अपन बोल देंगे आई लेंस, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर, बाकायदा पूरा क्लियर है। तो भाई C1 से लेकर के B डैश तुम्हारे पास क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा अपने पास में ऑब्जेक्टिव का फोकस, ठीक है, फोकल लेंथ। और C2 से B डैश तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर हमारे पास में आई लेंस का फोकस, ठीक है। तो लिखना शुरू करते हैं, C1 से B डैश, C1 से B डैश इज प्लस का फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, और C2 से B डैश, C2 से B डैश जब जाओगे ना तो फिर अपने पास माइनस का फोकल लेंथ ऑफ दी आई पीस हो जाएगा, ठीक है। पक्का ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर, बाकायदा पूरा क्लियर है, ठीक है। चलिए अब जरा आते हैं अपन यहाँ पे। तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, tan ऑफ बीटा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा सर, tan ऑफ अल्फा, ठीक है। नाउ अब एक काम करते हैं, tan बीटा अपन निकाल लेते हैं एक दफा, ठीक है। एक काम करो, tan बीटा अपन निकाल लेते हैं। तो फिर tan बीटा अपने पास में क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो a डैश b डैश ये क्या हो जाएगा सर, a डैश b डैश अपॉन बेस क्या हो जाएगा सर, C2 b डैश, बेस क्या हो जाएगा सर, C2 b डैश। अब जरा गौर करना, a डैश b डैश तक की बात समझ में आती है, और जो C2 से b डैश है ना वो तुम्हारे पास माइनस फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस हो जाएगा, ठीक है। tan बीटा इज ऑल क्लियर फॉर यू। और उसके बाद अब अपन सिमिलरली एक काम कर लेते हैं, tan अल्फा भी निकाल के रख देते हैं। सिमिलरली अगर अपन tan अल्फा निकाल के रख दें तो tan अल्फा अपने पास में क्या हो जाएगा सर, दिस इज tan अल्फा, दिस इज अल्फा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज a डैश b डैश, परपेंडिकुलर इज a डैश b डैश अपॉन बेस क्या हो जाएगा सर, C1 से लेकर के B डैश, ठीक है, C1 से लेकर के B डैश। तो अपने पास क्या हो जाएगा, a डैश b डैश, और जो C1 से लेके B डैश है ना, दिस इज द ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं सर, यहां तक का फंडा पूरा जानदार शानदार तरह से क्लियर अप हो चुका है, ठीक है। नाउ अब एक काम करते हैं, अपन सीधे M के अंदर चीजें पुट कर देते हैं, ठीक है। सीधे मैग्नीफाइंग पावर के अंदर अपन चीजें पुट कर देते हैं। तो tan बीटा अपॉन tan अल्फा, व्हाट इज tan बीटा सर, यहाँ पे जो निकाल के रखा है दिस इज tan बीटा, a डैश b डैश, ठीक है। ये अपन ने क्या निकाल के रखा है, a डैश b डैश अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे tan अल्फा ये रहा अपने पास में, पलट के मल्टीप्लाई कर दो तो एफ नॉट अपॉन क्या हो जाएगा सर, a डैश b डैश, काटा पीटी मचा दो तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ
ऑफ द ऑब्जेक्टिव अपॉन नीचे क्या हो जाएगा सर, फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। ठीक है, ये वाला मसला पूरा क्लियर हो गया है क्या? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर हो गया। तो m इज इक्वल टू कितना आ चुका है सर अपने पास में, एफ नॉट अपॉन क्या हो चुका है सर, माइनस ऑफ एफ ई। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। और एक बात का खास ख्याल रखना कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में अगर चेक किया जाए ना, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस होती है ना, दिस इज बेसिकली एफ नॉट, देखो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पर अगर चेक किया जाए तो इन द केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट, इन द केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में अगर चेक किया जाए तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस, distance between objective lens and eye lens is equals to focal length of the objective plus क्या हो जाएगा, focal length of the eyepiece। ठीक है, is equals to क्या हो जाएगा सर, focal length of the objective plus क्या हो जाएगा सर, focal length of the eyepiece। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर हो गया होगा। तो पहले आप जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको कहानी में आगे लेके चलते हैं। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन हो गया सर। आगे जरा कहानी में बढ़ते हैं और उसके बाद फिर ये तो आप लोगों ने मेरे ख्याल में नोट करके रख ही लिया होगा। ठीक है, इसे गायब किया जाए और आगे लेके चलते हैं आपको। कोर्स ऑफ रेस फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द LDDV। अगर इमेज इंफिनिटी पे नहीं बन रही है, अगर इमेज बन रही है एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तब क्या होगा, उसका कोर्स ऑफ रेस क्या होगा, वो जरा अपन देखना स्टार्ट करते हैं। एक बार जरा रे डायग्राम पे नजरें घुमाइए, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। चलें फिर आगे बढ़ें, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। अब आप लोग के लिए जो प्रॉपर रे डायग्राम है ना, वो मैं बनाते हुए चलता हूं। इतना हिस्सा जो है डायग्राम का, ये एग्जैक्टली पहले वाले से ही मैच करेगा। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद कहानी कैसे डेवलप होने वाली है, जरा इस पर फोकस करते हुए चलते हैं। ठीक है, एक हिस्सा कंस्ट्रक्शन का ये वाला होने वाला है। ठीक है, ध्यान देते हुए चलना बहुत ही इत्मीनान से। तो ये कंस्ट्रक्शन था, तो दिस इज एब्सोल्युटली ब्रोकन लाइन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन था सर, तो एब्सोल्युटली अ ब्रोकन लाइन। ठीक है, यस सर, ब्रोकन 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 लाइंस। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब उसके बाद क्या होता है, जो ये दो लाइट रेस थी ना, वो दरअसल ऐसे कन्वर्ज होती हैं, ऐसे कन्वर्ज होती हैं कि इसकी फाइनल इमेज ना बन जाती है एट LDDV, मतलब बोले तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ठीक है, तो गोज लाइक दिस, और यहाँ से ये वाली जो लाइट रेस है इट गोज लाइक दिस। ठीक है, चलें, ओके सर, डन 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 हो चुका है। तो लाइट रेज वहाँ पे जाएंगे, अब आप करेंगे इसको पीछे की तरफ क्या, एक्स्ट्रापोलेट। ठीक है, लाइट रेज जाएंगी तो अब आप करेंगे इसको अपन ऐसे पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अच्छा सारी की सारी लाइट रेज जो है ना, वो इवेंचुअली इस वाले पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे इसमें अपन ज़रा एक बार एरो लगा दें कि ठीक है सर, लाइट रेज जा रही थी ऐसे करके, और फिर अपन इसको यहाँ से ऐसे व्यू भी करेंगे। तो आंखें फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। तो अब क्या था, वो A' B' था, अब जो बन रहा है वो बनेगा A'' B'। ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको अपन लिख देंगे क्या सर, दिस इज बेसिकली A'' एंड B'। ठीक है, यस सर, तो लेट मी कॉल दिस A'' एंड दिस विल बी नथिंग बट B'। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया सर, बाकायदा क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब क्या होता है कि अल्फा जो एंगल बनेगा ना, ये बनेगा एंगल अल्फा, ऑब्जेक्ट के पास का एंगल। तो यहाँ पर भी जो एंगल है वो अपने पास अल्फा बन जाएगा। वर्चुअल इमेज था तो इट हैज़ टू बी ब्रोकन लाइंस, वर्चुअल इमेज था तो इट हैज़ टू बी ब्रोकन लाइंस ओनली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, वर्चुअल इमेज था, इट हैज़ टू बी ब्रोकन लाइंस। अब क्या होता है, अपने पास वो अल्फा बन गया और इमेज ने जो एंगल बनाया था वो क्या हो जाएगा अपने पास में बीटा। यहाँ से अल्फा था और ये जो इमेज ने एंगल पूरा यहाँ पे सबटेंड करा है, ये अपने पास में कितना हो जाएगा सर, बीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल को अपन क्या बोल देंगे सर, बीटा बोल देंगे। अब जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं और भली भांति जानते हैं, देखिए जब लाइट रेज आ रही है ना पैरेलल, तो फिर यहाँ पर जहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है ना, ये दरअसल इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, एट द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, दिस इज ऑल्सो द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब इसका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव का फोकस आगे निकल जाता है और आईपीस का जो फोकस है ना, वो पीछे की तरफ हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव,
ये अपने पास में क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा आई लेंस हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस हो जाएगा, आई लेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा फंडा क्लियर है। तो इसके लिए इमेज कहाँ पे बन रही है, एट द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। और ये जो पीछे इसकी इमेज बनेगी ना, मतलब ये जो एफ ई रहेगा ना, ये अपने पास माइनस का एफ ई आ जाएगा एज वन कंपेयर टू फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, ठीक है। अगर मैं इस तरफ से देखते हुए चलूंगा तो, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर अपन निकालना शुरू करते हैं। तो m इज इक्वल टू क्या होता है सर, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, tan बीटा अपॉन tan अल्फा, ठीक है ना। एक काम करते हुए चलते हैं अपन, जल्दी से पहले निकालते हैं tan बीटा। तो व्हाट इज tan बीटा, जरा चेक करें, दिस इज बीटा, ठीक है। तो ये बीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब a डैश b डैश क्या हो जाएगा सर, a डैश b डैश अपॉन बेस कितना हो जाएगा सर, c2 से लेकर के b डैश, ठीक है, c2 से लेकर के b डैश। अब ये कोई स्पेशल चीज नहीं है, ठीक है। तो मतलब कोई फोकल लेंथ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो C2 से B डैश जो है ना, वो दरअसल अपने पास में क्या हो चुका है, इसने बनाई इसकी इमेज, ठीक है। तो नाउ दिस विल बी एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस, ठीक है। तो अपन क्या बोल देंगे, देयरफॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आईपीस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, C2 से लेकर के B डैश, ठीक है। क्या आप लोग को ये वाला फंडा समझ में आ गया सर, बकायदा समझ में आ गया, ठीक है। एक बात तो ये हो गई अपनी। उसके बाद अपन एक काम करते हैं, tan बीटा आ चुका है, अब निकाल लेते हैं अपन क्या, tan अल्फा। tan बीटा आ चुका है, अब निकाल लेते हैं अपन क्या, tan अल्फा। तो tan अल्फा बेसिकली यहां से बन जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब a डैश b डैश अपॉन क्या हो जाएगा, c1 b डैश, ठीक है। तो a डैश b डैश अपॉन क्या हो जाएगा सर, c1 से लेकर के b डैश तक की दूरी, C1 से लेकर के B डैश तक की दूरी, ठीक है। यहां तक का मसला पूरा क्लियर है सर, पूरा क्लियर है, ठीक है। अब इतना करने के बाद बेसिकली क्या करना पड़ेगा, सिर्फ M निकालना था अपने को। तो tan बीटा अपॉन tan अल्फा, M निकालना था, तो दिस इज नथिंग बट tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो tan बीटा इज A डैश B डैश अपॉन नीचे क्या हो जाएगा सर, B डैश C2, या C2 B डैश बोलना बेटर रहेगा। तो C2 B डैश, दिस इज tan बीटा। अब tan अल्फा के लिए क्या है, पलट के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो C1 B डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, C1 B डैश हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा सर, A डैश B डैश, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा सर, A डैश B डैश। तो यहाँ पे काटा पीटी मचाओ, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पे काटा पीटी मचाएंगे ना, तो A डैश B डैश से A डैश B डैश कट जाएगा, तो बचेगा C1 B डैश, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, व्हाट इज C1 से लेकर के B डैश। तो C1 से लेकर के B डैश इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ये अपने पास क्या हो जाएगा सर, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस अपॉन नीचे क्या है, C2 B डैश, पीछे की तरफ आ रहे हैं, और दिस इज C2 B डैश इज बेसिकली माइनस, क्योंकि पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो ये है ऑब्जेक्टिव, सॉरी ये अपने पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आईपीस। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है सर, बाकायदा पूरा क्लियर हो चुका है। तो देयरफॉर M इज इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन क्या हो जाएगा सर, माइनस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं अपन, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फॉर द आई लेंस, और उसके बाद कहानी जो है ना वो एकदम डन 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 हो जाएगी, ठीक है। तो आ जाओ उसके ऊपर। नाउ लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर आई लेंस, ठीक है। लेंस फॉर्मूला अपन अब अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं फॉर द आई लेंस, ठीक है। तो जरा गौर करते हुए चलेगा, 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन इमेज का डिस्टेंस माइनस क्या होता है सर, 1 अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे, यहाँ पे एफ क्या रहेगा, फोकल लेंथ किसका रहेगा, फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस रहेगा, ठीक है। एफ क्या रहेगा सर, एफ रहेगा फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, ठीक है। उसके बाद इमेज कहां बन रही है, जरा इस बात पे गौर करना, ठीक है। इमेज बन रही है सर एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। ये कोर्स ऑफ रेज डेवलप ही करा गया है सो दैट जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इमेज फॉर्म हो जाए एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। तो ये जो अपने पास में सेपरेशन डिस्टेंस है ना, दिस इज ऑल अबाउट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। यस ये वाला फंडा क्लियर हो गया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन गया, ठीक है। लिख देते हैं इसको अपन जरा यहाँ पे। तो इमेज हो चुका है, उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट के लिए ऑब्जेक्ट जो है ना वो ऑब्जेक्ट अपना रखा हुआ था एट यूई बेसिकली, ठीक है। आई के लिए जो ऑब्जेक्ट है, देखो ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बना दी ये वाली ए डैश बी डैश, वो आई लेंस के लिए काम करेगी एज एन ऑब्जेक्ट। तो दिस ए डैश बी डैश इज द ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस, ठीक है। तो अपन इसको कर देंगे क्या सर, ये पीछे की तरफ रहेगा, तो माइनस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आई पीस यू सबस्क्रिप्ट टी, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो, सारी की सारी वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ किसका होगा सर, फोकल लेंथ होगा आई पीस का, ठीक है, आई
लेंस का, इज इक्वल्स टू क्या है सर 1/v। तो v अपने पास क्या हो जाएगा सर माइनस का 1/d। उसके बाद क्या होता है माइनस का 1/u, तो u बेसिकली क्या हो जाएगा सर माइनस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आईपीस, ठीक है। तो 1 फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का 1/d और प्लस का क्या हो जाएगा सर ये 1/u सब्सक्रिप्ट e हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो मैं चाहूंगा कि पहले आप ना इत्मीनान से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर आपको अपन कहानी में आगे लेकर के चलते हैं। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ रही है? क्या आप लोगों को ये वाली बात बाकायदा समझ में आ रही है? यस सर, ये वाला फंडा बाकायदा पूरा क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आईपीस, ठीक है। इसको यहाँ पे रखा, बाकी को वहां फेंकते हैं अपन, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/d प्लस क्या हो जाएगा सर 1 फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा सर 1 फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब इसके बाद अपन कहानी में क्या कर सकते हैं भाई, जरा गौर करते हुए चलना। नाउ यार हमें जिसकी रिक्वायरमेंट थी ना, हमें रिक्वायरमेंट थी सिर्फ 1/UE की। हमें किसकी रिक्वायरमेंट थी सर 1/UE की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो f 1/UE निकाल लिया जाए यहाँ से। यस सर बिल्कुल, तो 1/UE तो आ ही चुका है। बस एक काम करो ना 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आईपीस इज इक्वल टू एक काम करो 1/FE अपन कॉमन निकाल लें क्या यहाँ पे। इसको अगर सॉल्व आउट किया जाएगा तो अपने पास क्या बच जाएगा 1/FE को एक काम करो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जैसे अपन मल्टीप्लाई करेंगे ना FE से, तो FE/d बन जाएगा और यहाँ पे अपने पास में क्या बन जाएगा सर, यहाँ बन जाएगा अपने पास में 1, ठीक है। तो ऊपर मल्टीप्लाई हो चुका है और नीचे फिर अपन को डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1/FE है, ठीक है। यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है क्या? यस सर, यहाँ तक का फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर है। तो देयरफॉर इसको अपन पुट कर देते हैं इनटू दिस फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। लेट मी कॉल दिस एज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है सर। तो पुटिंग इनटू फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या मिलने वाला है, पुटिंग इनटू फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या मिलने वाला है सर। अब जरा गौर करते हुए चलना बहुत ही शानदार तरह से। तो अपने पास क्या हो जाएगा m इज इक्वल्स टू f0 अपॉन, ठीक है। क्या हो जाएगा सर m इज इक्वल्स टू f0 अपॉन, यहाँ पे देखो माइनस हो गया, उसके बाद ये 1/UE कितना आ चुका है सर, ये आ चुका है FE और क्या आ जाएगा 1 FE/d, 1 प्लस क्या हो जाएगा सर FE/d। मेरे ख्याल से आप लोग के दिमाग में यहाँ तक का फंडा भी जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका होगा। तो माइनस का f0/FE और 1 FE/d, तो दिस इज गोइंग टू बी द मेन फॉर्मूला, ठीक है। इसका तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दिस इज द मेन फॉर्मूला, ठीक है। आप लोगों को जब पूरा स्क्रीनशॉट चाहिए तो कहानी की शुरुआत जो हुई थी, कहानी की शुरुआत यहाँ से हुई थी और उसके बाद फिर आपको लेके चलेंगे इसके अपन कंक्लूसिव स्टेप के ऊपर। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया? यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया और उसके बाद फिर कंक्लूसिव स्टेप के तौर पर ये रहेगा आपके पास में अल्टीमेट सोल्यूशन, ठीक है। क्लियर? 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन है सर। चलें निपटा दें इसको, बिल्कुल। और सेम रे डायग्राम यहां पर भी आपके लिए बना करके रखा हुआ था, ठीक है। ओके सर, अब आते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के ऊपर, ठीक है। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ के रखा है वो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप था, जहां पे हम लेंसेज को यूज कर रहे थे। अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है। इट इज एन इंप्रूवमेंट ओवर द रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप डिस्क्राइब्ड अबव, ठीक है। इन सच अ टेलीस्कोप द ऑब्जेक्टिव लेंस इज रिप्लेस्ड बाय अ कॉनकेव पैराबोलिक मिरर। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस था ना उसको रिप्लेस कर देते हैं बाय अ कॉनकेव पैराबोलिक मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर व्हिच इज फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एंड स्फेरिकल एबरेशंस, ठीक है। कलर से रिलेटेड, स्फीयर से रिलेटेड कोई भी एबरेशंस, कोई भी परेशानियां आपको रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में देखने को नहीं मिलती हैं। और लेंसेज भारी होते हैं, मिरर्स हल्के होते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो भाई साहब ये हो जाता है, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड इज मच ब्राइटर एंड द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हैज मच हायर रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। पहली बात तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में इमेज की ब्राइटनेस बहुत तगड़ी होती है। उसके बाद रिजॉल्विंग पावर भी जो है ना वो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की शानदार होती है एज व्हेन कंपेयर टू कन्वेंशनल रिफ्रैक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स, ठीक है। हैज मच हायर रिजॉल्विंग पावर कंपेयर टू द रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स, ठीक है। ये इसका बेसिक एक फिगर है, एक बार जरा आप इसको देख लें, उसके बाद मैं इसमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाला हूं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलो फिर आगे बढ़े, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, इसको अपन नोट डाउन कर चुके हैं। उसके बाद ये रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिस पे अपने को डिस्कशन करना है। तो एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं।
चलें फिर कहानी में आगे बढ़ें। यस सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में जो ब्राइटनेस होती है इमेज की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है एज वन कंपेयर टू कन्वेंशनल रिफ्रैक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स, ठीक है। अब इसका जो डायग्राम है ना वो भी बहुत सिंपल डायग्राम होता है। अगर एग्जाम्स में ये वाला आ जाए तो फिर तुम्हारे मजे हो जाएंगे, बिकॉज ये सिंपल डायग्राम है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो लाइट रेज बेसिकली कहाँ से आ रही है सर, इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है। लाइट रेज अपना ये बेसिक यहाँ पे काम क्या है कि वी हैव टू सी क्लियर डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ हेवनली बॉडीज, ठीक है। बहुत दूर रखी हैं बॉडीज, तो लाइट रेज आर बेसिकली पैरेलल, ठीक है। ओके, तो इन्फिनिटी से आ रही है लाइट रेज। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव मिरर है ना ये कॉन्केव रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि द ऑब्जेक्टिव मिरर, ये जो हम ऑब्जेक्टिव मिरर यूज कर रहे हैं ना, दिस ऑब्जेक्टिव मिरर इज अ कॉन्केव रिफ्लेक्टर, ठीक है। इस बात को भी नोट डाउन कर लेना अच्छे से कि जो ऑब्जेक्टिव मिरर है ना दिस इज अ कॉन्केव रिफ्लेक्टर ऑफ अपर्चर ऑफ 200 इंच अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ऑफ अपर्चर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 इंचेस, 200 इंच का अपर्चर है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती सर यहाँ पे। तो ये अपने पास कॉन्केव रिफ्लेक्टर होता है जहां पे लाइट रेज पहली बार जाकर के टकरा रही है, ठीक है। तो दिस इज द प्राइमरी रिफ्लेक्टर, ठीक है। दिस इज द प्राइमरी रिफ्लेक्टर या प्राइमरी मिरर। भाई मैंने ये चीज स्टार्टिंग में ही बता के रखी हुई थी कि इंटरफेसेस दो तरह के होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्टिव इंटरफेस और दूसरा होता है सर रिफ्रैक्टिव इंटरफेस, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंटरफेस पे जब लाइट रेज जाकर के टकराती है ना तो वो इंटरफेस का नेचर ऐसा होता है कि वो लाइट रेज को वापस से भेज देता है इनटू द सेम मीडियम, जहां से लाइट रेज आई थी वहीं पे लाइट रेज वापस चली जाती हैं। इसका रिफ्लेक्टिव इंटरफेसेस का सबसे क्लासिक एग्जांपल क्या होता है, मिरर। और यहाँ पे हम सिर्फ मिरर्स को यूज कर रहे हैं, देयर आर नो लेंसेज, ठीक है। जब हम आपसे बात करेंगे अबाउट रिफ्रैक्टिंग इंटरफेसेस, हम कर चुके हैं इस बारे में बातें। तो रिफ्रैक्टिव इंटरफेस में क्या होता है कि जब लाइट रेज जाकर के स्ट्राइक करती हैं किसी भी रिफ्रैक्टिव इंटरफेस के ऊपर, तो रिफ्रैक्टिव इंटरफेस जो है ना वो लाइट रेज को अब्सॉर्ब कर लेता है। लाइट रेज अपना मीडियम चेंज कर बैठती हैं। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ रही है सर, बाकायदा समझ में आ रही है। और जब लाइट रेज अपना मीडियम चेंज कर लेंगी तो रिफ्रैक्शन वहां पर हो चुका है। लेकिन उसके लिए सबसे क्लासिक एग्जाम्पल क्या होता है, लेंसेज। तो लेंसेज होंगे तब जाकर के रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस कॉन्केव पैराबोलिक रिफ्लेक्टर में ना एक छोटा सा होल होता है, ठीक है। द कॉन्केव पैराबोलिक रिफ्लेक्टर या प्राइमरी रिफ्लेक्टर बोल लो इसको इट्स वन एंड द सेम थिंग। द कॉन्केव पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, ऑब्जेक्टिव मिरर या फिर प्राइमरी रिफ्लेक्टर हैज अ होल थ्रू विच या वाया विच image is observed, via which the image is observed, जिसके थ्रू इमेज को अपन ऑब्जर्व करते हैं, इमेज को अपन देखते हैं, ठीक है। थ्रू विच द इमेज इज ऑब्जर्व्ड। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आप लोग के दिमाग में शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है। तो लाइट रेज आती हैं जाकर के टकराती हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर नॉर्मल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे होगा रिफ्लेक्शन। यहाँ पे सेकेंडरी मिरर है जो कि कॉन्वेक्स पैराबोलिक मिरर है, ठीक है। तो द सेकेंडरी मिरर इज अ कॉन्वेक्स पैराबोलिक मिरर, ठीक है। द सेकेंडरी मिरर जिसपे दूसरी बार लाइट रेज जाकर के टकरा रही होती है, तो द सेकेंडरी मिरर इज अ कॉन्वेक्स पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, द सेकेंडरी मिरर इज अ कॉन्वेक्स पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। बोलो हाँ कि ना, यस सर, ये वाली बात पूरी समझ में आ गई है। तो सेकेंडरी मिरर इज अ कॉन्वेक्स पैराबोलिक रिफ्लेक्टर विच फोकसेस द इमेज एट द आईपीस, ठीक है। जिसका काम क्या होता है, which is used to focus the image, और ये इमेज कहां पे फोकस कर देगा, एट द आईपीस, which is used to focus the image एट द आईपीस। बोलो हाँ कि ना। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा बाकायदा पूरा क्लियर है सर? बहुत ही जानदार तरह से क्लियर है। बस यहीं पे क्या होता है कि जब बहुत दूर से लाइट रेज आती है ना तो उसकी इमेज जो है ना वो फॉर्म हो जाती है, एट द आईपीस। मेरे ख्याल से ये सब चीजें आप लोग के दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। और ये रहेगा इसके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ये रहेगा इसका अटैच्ड मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैं चाहूंगा जल्दी आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर आपको कहानी में आगे लेकर के चलते हैं, ठीक है।
चलिए फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब आते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के। ठीक है, तो पहला एडवांटेज है कि देयर इज नो क्रोमैटिक एबरेशन। ठीक है, कलर से रिलेटेड कोई भी एबरेशंस नहीं होता है, कोई भी फ्रिंज इफेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, तो देयर इज नो क्रोमैटिक एबरेशंस। ठीक है, तो क्रोमैटिक मतलब क्या होता है, क्रोमैटिक मतलब कलर, क्रोमैटिक क्रोमा कलर, तो कलर से रिलेटेड कोई भी परेशानियां आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती हैं। एंड उसके बाद क्या था कि एज द ऑब्जेक्टिव एज अ मिरर। ठीक है, ये सब परेशानियां आती हैं लेंसेज में। ठीक है, यहाँ पे मिरर था तो ऐसा मिरर्स में कोई भी क्रोमैटिक एबरेशन जो है वो देखने को अपने को नहीं मिलते हैं। उसके बाद क्या, इमेज इज ब्राइटर कंपेयर टू दैट एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो यहाँ पे जब आप बात करते हैं एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की, ठीक है, जो कि अपने पास था कैसिग्रेनियन टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज ब्राइटर बनती है एज वन कंपेयर टू द रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो अपने को वैसे भी क्या चाहिए कि जो फाइनल आउटपुट है, जो फाइनल इमेज है वो क्लियर दिखे, वो ब्राइट दिखे। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जब आप रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बनाते हैं ना, लेंसेज वगैरह यूज करते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है कि इमेज की जो ब्राइटनेस है ना वो काफी कम हो जाती है। लेकिन जब आप एक क्या बोलते हैं मिरर यूज करते हैं, ठीक है, कैसिग्रेनियन टाइप टेलीस्कोप यूज करते हैं, तो मिरर पर बेस्ड जब आप टेलीस्कोप यूज करते हैं तो वहां पर जो इमेज होती है ना वो काफी ब्राइट बनती है एज वन कंपेयर टू कन्वेंशनल टेलीस्कोप। ये वाली बात क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। उसके बाद कहानी कहां जा रही है सर? उसके बाद ये है कि हाई रेजोल्यूशन इज अचीव्ड बाय यूजिंग अ मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर। तो पहली बात तो ये है कि रेजोल्यूशन की बड़ी दिक्कत होती है वो नॉर्मल वाले रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स के अंदर, ठीक है, जबकि आसानी से यहां पे हाई रेजोल्यूशन को अचीव किया जा सकता है बाय यूजिंग अ मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बात करेंगे ना तो वहां पे रेजोल्यूशन ज्यादा अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो अपन इसको लिख देते हैं कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स, रिजॉल्विंग पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स, resolving power of refracting telescopes are very much less when compared to the resolving power of when compared to the resolving power of when compared to the resolving power of रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, इस बात को भी नोट डाउन कर लेना। यार वो क्या होता है ना, सिंपल सी बात तुमको बताऊं मैं, जितने ज्यादा अपने को पॉइंट्स पता होते हैं ना उतने ज्यादा बेटर तरह से हम अपने आंसर को प्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो तुम ये मत सोचा करो कि सर पॉइंट 2-3 ही लिख दूं क्या। अरे भाई 2-3 पॉइंट क्यों लिखने हैं, जब तुम्हें जानकारी पूरी है तो पूरे पॉइंट सामने वाले के मतलब पूरे लिख कर के आओ ना सारे पॉइंट्स। ठीक है, ताकि सामने वाला कॉपी चेक करने वाला जो भी बैठा होगा ना उसको चमकेगा कि हाँ भाई बच्चा पढ़ा लिखा था। ठीक है, आई मेरी बात समझ? तो अपने आप को वैसा पोर्ट्रे तो करो। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, वेरी मच लेस व्हेन कंपेयर टू द रिजॉल्विंग पावर ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप विच बेसिकली मीन्स कैसिग्रेनियन टेलीस्कोप। ठीक है, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि दिस इज अ कैसिग्रेनियन टेलीस्कोप। ठीक है, दिस इज अ कैसिग्रेनियन टेलीस्कोप। मेरे ख्याल में आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा बकायदा क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं लग रही होगी। तो रिजॉल्विंग पावर जो है ना उसमें यहाँ पे हाई रिजॉल्विंग पावर इज बेसिकली अचीव। ठीक है, उसके बाद क्या है, अच्छा अभी यहाँ पे आ जाती है एकदम वही वाली बातें कि भाई ये टेलीस्कोप है, इसे कोई तो उठा के कहीं से कहीं तो शिफ्ट करेगा ना। तो जब आप रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप लेके चलते हो ना लेंस वाला, तो वहां पे क्या उसका भार काफी ज्यादा होता है। ठीक है, उसका वेट काफी ज्यादा होता है। तो वहां पे क्या है कि उसको जमा करके रखना, उसको यहाँ से वहां शिफ्ट करना, वहां बड़ी परेशानियां होती है, मतलब हैंडलिंग और मेंटेनेंस की बड़ी परेशानियां आती हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में। लेकिन सेम ऑप्टिकल क्वालिटी का अगर आप मिरर यूज कर रहे हो, दैट इज कैसिग्रेनियन टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, तो ऑप्टिकल क्वालिटी सेम है लेकिन इसका वेट काफी कम होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि इसमें मेंटेनेंस आराम से हो जाता है, इसकी हैंडलिंग आराम से हो जाती है, इसकी शिफ्टिंग आराम से हो जाती है। ठीक है, तो अ मिरर वेज मच लेस देन अ लेंस ऑफ इक्विवेलेंट ऑप्टिकल क्वालिटी। ठीक है, ऐसा मत समझना कि सर अगर वेट कम हो गया तो फिर क्या ऑप्टिकल
क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हुआ है? नहीं, ऑप्टिकल क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। इनफैक्ट जितनी अच्छी ऑप्टिकल क्वालिटी अपने पास रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स की थी ना, उससे भी ज्यादा अच्छी ऑप्टिकल क्वालिटी अपनी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स में मिल जाती है, ठीक है। तो अब मिरर वेज मच लेस देन द लेंस ऑफ इक्विवेलेंट ऑप्टिकल क्वालिटी, ठीक है। देयरफॉर मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ मिरर इज मच लेस ऑफ अ प्रॉब्लम। फिर आप अगर ये हल्का सिस्टम है तो उसको मैकेनिकल सपोर्ट कम देने की जरूरत पड़ेगी, आपको इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ेगा इसका, ठीक है। इतना मतलब ये रोबस्ट सा हो जाता है, ठीक है, एकदम सोफिस्टिकेटेड नहीं रहता। तो मैकेनिकल सपोर्ट इज मच लेस ऑफ अ प्रॉब्लम कंपेयर्ड टू द सपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर लेंस, ठीक है। बिकॉज लेंसेज में क्या होता है, लेंसेज होते हैं बड़े भारी भरकम, ठीक है, उनको मैकेनिकल सपोर्ट बहुत देना पड़ता है। लेंसेज क्या होते हैं, बड़े भारी भरकम होते हैं, उनको मैकेनिकल सपोर्ट बहुत ज्यादा देने की जरूरत पड़ जाती है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैकेनिकल सपोर्ट की प्रॉब्लम यहां पे ना के बराबर होती है। फर्दर मिरर कैन बी सपोर्टेड ओवर द एंटायर बैक, ठीक है। ऐसा सेम काम आप लेंसेज में नहीं कर सकते। मिरर्स को ना सिर्फ मतलब मिरर को आप पूरा सपोर्ट उसके एंटायर बैक पे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर लेंसेज को आपने सपोर्ट, अब लेंसेज को सपोर्ट चाहिए भी ज्यादा और उसको पूरे एंटायर बैक पे सपोर्ट दे भी नहीं सकते, बिकॉज अगर आपने लेंसेज को पूरे एंटायर बैक पे सपोर्ट दे दिया तो फिर इमेज की जो क्वालिटी है ना उसमें फर्क पड़ने वाला है, इमेज खराब, इमेज में और भी चीजें आपको दिखना शुरू हो सकती हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि फर्दर मिरर कैन बी सपोर्टेड ओवर द एंटायर बैक। ये कितनी शानदार चीज है। पहली बात तो सपोर्ट कम, मतलब बेसिकली मिरर्स में नखरे कम होते हैं, ठीक है। मिरर्स को ना सपोर्ट भी कम चाहिए और सपोर्ट अगर देना हो तो पूरे चाहो तो पूरे बैक पे सपोर्ट दे दो। लेकिन लेंसेज में ऐसा नहीं होता है, लेंसेज को सपोर्ट भी चाहिए ज्यादा और नाजुक भी बड़ा है, तो ऐसा भी नहीं कि पूरे बैक पे सपोर्ट दे दिया भाई, सिर्फ रिम के अक्रॉस ही उसको पकड़ सकते हैं, तभी वो ऐसी इमेज बनाएगा जिसकी ऑप्टिकल क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, सपोर्टेड वेयर एज सरफेस अनलाइक द लेंस which is supported over the rim only। लेंस में आपको सपोर्ट अगर देना है तो सिर्फ और सिर्फ रिम पे सपोर्ट देना है, पूरे एंटायर बैक पे सपोर्ट नहीं दे सकते, ठीक है। ये है सबसे क्लासी एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर अ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। चमका, पूरा फंडा चमका, यस सर, यहां से पूरी बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो ये था हमारे पास में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। यहां पे सिंपल माइक्रोस्कोप देख लिया है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख लिया है, टेलीस्कोप देख लिया है, अलग अलग एडजस्टमेंट देख लिए हैं, एलडीडीवी पर कब इमेज बनेगा, इन्फिनिटी पर कब इमेज बनेगा, क्या क्या चीजें उसके साथ में अटैच होती हैं, सब देख लिया है, ठीक है। कैसी ग्रीनियन टेलीस्कोप को लास्ट मानते हुए यहीं पे खत्म होता है ये अपना पूरा वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही शानदार जानदार तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको यह बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़ी प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है। हम लोग बाकायदा हर वीडियो रिलीज होने के बाद जो कमेंट्स होते हैं, जो फीडबैक्स होते हैं, उस पर फोकस करते हैं, बिकॉज उस पर फोकस करके ही आपके फीडबैक्स को ध्यान में रख के ही वीडियोस की जो क्वालिटी है वो इस टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।